हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक और नया एक्ट जिसका नाम है द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने की सबसे पहली शर्त यही है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको जाके ज्वाइन करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। ये एक्ट छोटा है एज कम्पेयर टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने कवर किया जो कि हमारा बहुत बड़ा था, लेकिन ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट उसके मुकाबले बहुत छोटा है। लेकिन अगर मैं एग्जाम के हिसाब से बात करूं तो जितनी इंपॉर्टेंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है उतनी इंपॉर्टेंस, या मैं कहूं उससे थोड़ी ज्यादा ही इंपॉर्टेंस इस सेल्स ऑफ गुड एक्ट की है। किसी भी एग्जाम में आपको 20 से 25% का पोर्शन सेल्स ऑफ गुड एक्ट में से ही मिलेगा, तो इस एक्ट को पढ़ने का फायदा ये हो जाता है कि कम टाइम में कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स का कवर कर सकते हो। तो शुरू करें हमारा द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। सेल्स ऑफ गुड एक्ट पास हुआ था 1 जुलाई 1930 को। ये एक्ट डील करता है सिर्फ मूवेबल गुड्स से। मूवेबल गुड्स कौन से होते हैं? ऐसे गुड्स जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं, जैसे कि ये बॉल हो गया, मोबाइल फोन हो गया, कार हो गया, बुक्स हो गया, टेलीविजन, चेयर, ये सब हमारे मूवेबल गुड्स होते हैं। तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट लगता है मूवेबल गुड्स के ऊपर। नाम से ही देखो, इस एक्ट का नाम है सेल्स ऑफ गुड एक्ट, यानी ये एक ऐसा एक्ट है जो कि गुड्स की सेल के ऊपर लगेगा। गुड्स भी कौन से? मूवेबल गुड्स। इसका मतलब इमूवेबल गुड्स के ऊपर ये एक्ट नहीं लगता। तो बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अब ये इमूवेबल गुड्स कौन से होते हैं? ऐसे गुड्स जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाए जा सकते। इमूवेबल प्रॉपर्टी देखो, घर हो गया, वेयर हाउस, लैंड, फैक्ट्री, आप इनको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, तो ये हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। जबकि जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट है वो डील करता है मूवेबल गुड से। सोगा इज अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सोगा क्या होता है? सेल्स ऑफ गुड एक्ट को हम शॉर्ट में बोलते हैं सोगा। तो सोगा एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी स्पेशली बना है फॉर गुड्स, वो भी सिर्फ मूवेबल गुड्स। ओरिजिनली इट वाज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ इन चैप्टर 7 सेक्शन 76 टू 123। तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 से पहले सेल्स ऑफ गुड से रिलेटेड बातें हमें कहां बताई गई थी? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेक्शन 1 टू 75 कवर होते हैं, जबकि स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेक्शन 124 टू 238 कवर होते हैं। अब बच गए बीच के सेक्शन, वो कहां चले गए? सेक्शन 76 टू 123 कहां पर है? तो यहां पर देखो, सेक्शन 76 टू 123 जो है वो रिलेटेड था टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, यानी सेल्स ऑफ गुड एक्ट से रिलेटेड प्रोविजन हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 76 टू 123 के अंदर दे रखे थे। कब तक दे रखे थे? टिल 1930 तक। 1930 में सेक्शन 76 टू 123 को डिलीट कर दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से और एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। उसी तरीके से अगर मैं आगे के सेक्शंस की बात करूं, सेक्शन 238 के आगे की बात करूं, तो सेक्शन 239 से 266 के अंदर हमें पार्टनरशिप के बारे में बता रखा था। कब तक बता रखा था? टिल 1932 तक। 1932 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इन सेक्शंस को डिलीट करा गया और पार्टनरशिप को लेकर एक सेपरेट एक्ट बनाया गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यहाँ पर जो हमारा सेल्स ऑफ गुड एक्ट है वो बना था 1930 में। उससे पहले सेल्स ऑफ गुड एक्ट जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था। तो समझ में आ गई आपको बात? तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, ओरिजिनली इट वाज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ, चैप्टर 7 सेक्शन 76 टू 123। लेटर दीस सेक्शन इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वर डिलीटेड एंड अ सेपरेट एक्ट सेल्स ऑफ गुड एक्ट वाज पास्ड इन 1930। तो क्लियर हो गया, सेल्स ऑफ गुड एक्ट जो है वो होल इंडिया के ऊपर अप्लाई होता है, एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर जैसी कोई भी बात नहीं आएगी। तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है। आगे देखो क्या बोला हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रिंसिपल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स के ऊपर भी अप्लाई होंगे। यहाँ पर हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं सेक्शन 1 टू 75 के अंदर। तो ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं, यानी हर किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये प्रिंसिपल तो एप्लीकेबल होंगे ही होंगे क्योंकि ये जनरल है। और जो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके ऊपर भी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होंगे। भले ही वो सेल्स ऑफ गुड के बारे में है, लेकिन है तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पर, जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन है सेक्शन 1 टू 75 वो भी यहाँ पर अप्लाई होंगे इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर। लेकिन अगर कभी भी कोई इनकंसिस्टेंसी आ जाए, कोई लड़ाई हो जाए, किसके बीच? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बीच और सेल्स ऑफ गुड एक्ट के बीच। अगर किसी एक ही बात के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ और कह रहा है और सेल्स ऑफ गुड एक्ट कुछ और कह रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आपको सेल्स ऑफ गुड एक्ट की बात माननी है। हमेशा ध्यान रखना, अगर जनरल एक्ट कुछ और कह रहा है और स्पेशल एक्ट कुछ और कह रहा है
तो स्पेशल एक्ट हमेशा प्रिवेल करेगा जनरल एक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक जनरल एक्ट है जो कि हर किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगता है, जबकि जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट है वो एक स्पेशल एक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स के ऊपर अप्लाई होंगे, लेकिन तब तक अप्लाई होंगे इन सो फार जब तक दोनों के बीच कोई इनकंसिस्टेंसी ना आ जाए। तो समझ में आ गया? ये हो गया हमारे कुछ बेसिक पॉइंट सेल्स ऑफ गुड एक्ट को लेकर। चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी बातें पता होनी बहुत जरूरी है, तो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। तो पहला पॉइंट है, हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन बता रहा है। सेक्शन 4 क्लॉज 1 में डेफिनेशन गिवन है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। ध्यान से देखो क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो सेलर है वो ट्रांसफर करेगा या फिर एग्री टू ट्रांसफर करेगा। सेलर दो काम कर रहा है, या ट्रांसफर कर रहा है या फिर एग्री टू ट्रांसफर कर रहा है। किस चीज को? प्रॉपर्टी इन गुड्स को। यहाँ पर प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप। सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर गुड्स की प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुड्स की ओनरशिप। दोबारा पढ़ो, सेलर जो है ट्रांसफर कर रहा है और एग्री टू ट्रांसफर कर रहा है गुड्स की ओनरशिप को। ट्रांसफर किसको हो रहा है? बायर को, फॉर अ प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पर। अब इसी बात को एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर देखो, पहले ट्रांसफर की बात करें। दो पार्टीज हैं एक्स और वाई, एक्स सेलर है, वाई बायर है। एक्स के पास एक कार है, तो एक्स जो है अपनी कार बेचता है वाई को 5 लाख रुपए में। एक्स की तरफ से कार जा रही है और वाई की तरफ से पैसा जा रहा है। तो यहाँ पर बना एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कौन सी तारीख को बना? 10 फरवरी 2022 को बना। तो हमेशा ध्यान रखना, सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर कब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना 10/2/2022 को, और कार की डिलीवरी कब हुई? कार की डिलीवरी भी 10/2/2022 को हुई। तो एक्स ने कार दी और वाई ने पैसा दिया, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसफर, जिसको हम सेल बोलते हैं। अब देखते हैं एग्री टू ट्रांसफर। वही पार्टीज हैं एक्स और वाई, एक्स सेलर है, वाई बायर है। एक्स के पास कार है, वो वाई को कार बेचना चाहता है, और वाई एक्स से कार खरीदना चाहता है। एक्स और वाई के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। कब होता है? 10/2/2022 को। जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्स वाई को बोल रहा है कि मैं तुम्हें कार जो है वो 3 महीने बाद दूंगा, आज नहीं दूंगा। ऊपर देखो, ऊपर कार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने वाले दिन ही दी गई थी, लेकिन नीचे कार कब दी जा रही है? फ्यूचर डेट पे दी जाएगी। कब दी जाएगी? 15/5/2022 को। तो इन दोनों के बीच भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लेकिन एग्री टू ट्रांसफर का कॉन्ट्रैक्ट बना है, यानी एक्स एग्री हुआ है कि मैं फ्यूचर में वाई को गुड्स ट्रांसफर कर दूंगा। तो इसको बोला जाता है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब हो गया कि गुड्स की ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होगी, जबकि सेल का मतलब होता है गुड्स की ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होगी। तो दोनों के बीच फर्क समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो डिलीवरी और ट्रांसफर की मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ ओनरशिप के ट्रांसफर की। यहाँ पर देखो, सेल के केस में ओनरशिप ट्रांसफर होती है इमीडिएटली। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है, उसी समय पर गुड्स की ओनरशिप बायर को ट्रांसफर करी जाती है। वहीं अगर मैं एग्रीमेंट टू सेल की बात करूं, तो यहाँ पर ये देखो, एग्रीमेंट टू सेल के केस में हमारा एग्री टू ट्रांसफर बनता है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करा गया था 10 फरवरी 2022 को, और कार की ओनरशिप ट्रांसफर हुई 15 मई 2022 को। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और ओनरशिप ट्रांसफर के बीच में गैप है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पहले हो रहा है, जबकि ओनरशिप बाद में ट्रांसफर हो रही है। और जब भी इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, उसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कहलाएगा हमारा एग्रीमेंट टू सेल। एटीएस का मतलब हो गया एग्रीमेंट टू सेल। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो एग्रीमेंट टू सेल के केस में होता है कि ये जो टाइम गैप है 10 फरवरी 2022 जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ था, इस दिन से लेकर ओनरशिप ट्रांसफर के दिन तक, ओनरशिप किस दिन ट्रांसफर होगी? 15 मई 2022। इस टाइम गैप के बीच में ओनरशिप किसके पास होगी? तो आप खुद ही बताओ। इतना हमें पता है, 15 मई 2022 को ओनरशिप सेलर से बायर के पास ट्रांसफर होगी। उससे पहले किसके पास ओनरशिप होती है? जब तक सामान बिका ही नहीं, तब तक तो सामान की ओनरशिप सेलर के पास ही होती है। तो यहाँ पर इस बीच में जो ओनरशिप है वो सेलर के पास ही रहेगी। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया एग्रीमेंट टू सेल और सेल के बीच में। सेल के अंदर जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, उसी दिन गुड्स के ऊपर ओनरशिप सेलर से बायर के पास ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बावजूद ओनरशिप सेलर के पास ही रहती है। बायर के पास ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होगी। और यहाँ पर देखो, जैसे टाइम पीरियड पूरा होगा 15 मई 2022 को, ये जो हमारी एग्रीमेंट टू सेल है वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। और सेल के अंदर क्या होता है? गुड्स की ओनरशिप बायर के पास ट्रांसफर हो जाती है। तो 15 मई 2022 को हम कह सकते हैं कि हमारा एग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट हो गया। तो समझ में आ गया? अब यहाँ पर हम बार बार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोल रहे हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता कैसे है और कब बनता है? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। और जिसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है उसको अच्छे से पता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट का मतलब है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एक पार्टी ऑफर देगी और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेगी, तो आपका एग्रीमेंट बन जाएगा। यहाँ पर सेलर ने ऑफर दिया, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे? बायर ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी कार खरीदूंगा, बात खत्म।
और अगर एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी इन्वॉल्व हो जाए तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि पार्टीज के पास कोर्ट में जाने का राइट है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कोई पेमेंट या फिर गुड्स की डिलीवरी की जरूरत नहीं होती, ऑफर और एक्सेप्टेंस के हो जाने से ही आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब जिसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा तो मैं उसको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, 30 मिनट की वीडियो है, उसको आप देख लेना, आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तो आपको सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़ने में दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले आप वो 30 मिनट वाली वीडियो देख लो, और बाकी जिन्होंने मेरे साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था उनको तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर मोड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो किसी भी तरीके से बन सकता है। हो सकता है कि इमीडिएट डिलीवरी हो जाए लेकिन पेमेंट जो है फ्यूचर में हो, ये भी हो सकता है कि इमीडिएट पेमेंट हो जाए लेकिन डिलीवरी गुड्स की फ्यूचर में हो, ये भी हो सकता है कि इमीडिएट पेमेंट हो जाए और इमीडिएट डिलीवरी हो जाए, ये भी हो सकता है कि डिलीवरी और पेमेंट दोनों ही पोस्टपोन हो जाए, दोनों ही फ्यूचर में हो, या ये भी हो सकता है कि पेमेंट और डिलीवरी दोनों ही इंस्टॉलमेंट में हो। तो कुछ भी हो सकता है। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ना ही पेमेंट से फर्क पड़ता है ना ही गुड्स की डिलीवरी से फर्क पड़ता है। हमें तो सिर्फ इतना ही देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेट कौन सी है और ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेल है या फिर एग्रीमेंट टू सेल है। तो दोनों ही केस में गुड्स का ट्रांसफर हुआ एक पर्टिकुलर प्राइस पर। कार कितने में बेची गई? 5 लाख में। तो 5 लाख रुपए जो है वो एक प्राइस है जो डिसाइड करा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर। दोबारा पढ़ते हैं डेफिनेशन को। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब हो गया सेल और एग्री टू ट्रांसफर का मतलब हो गया एग्रीमेंट टू सेल। समझ में आ रही है बात? द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप, गुड्स की ओनरशिप का ट्रांसफर हो रहा है टू द बायर, किसको? बायर को, फॉर अ प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पर। अभी इन सभी बातों को हम दोबारा पढ़ेंगे और डिटेल में। तो यहाँ पर हमें बताया गया बायर कौन होता है। बायर मींस अ पर्सन हु बाइज और एग्री टू बाय। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है। बाय का मतलब हो गया सेल और एग्री टू बाय का मतलब हो गया एग्रीमेंट टू सेल। सेल के केस में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है जबकि एग्रीमेंट टू सेल के केस में ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होती है। सेलर की अगर मैं बात करूं तो सेलर का मतलब हो गया मींस अ पर्सन हु सेल और एग्री टू सेल। तो समझ में आ गई आपको बात। प्रॉपर्टी की बात करूं तो प्रॉपर्टी का मतलब हो गया ओनरशिप। तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उसको हम बोलते हैं जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? कंप्लीट ओनरशिप, ऐसी ओनरशिप जिसके अंदर सेलर बायर को गुड्स के ऊपर कंप्लीट राइट दे रहा है। बायर चाहे तो गुड्स को यूज करे, चाहे तो फेंक दे, चाहे तो जला दे, उसकी मर्जी। वो गुड्स अब बायर का है, बायर उसका कुछ भी कर सकता है। तो जब भी कंप्लीट ओनरशिप ट्रांसफर होती है तो उसको बोला जाता है जनरल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर जनरल बोला गया है तो इसका मतलब स्पेशल प्रॉपर्टी भी होती है। तो बिल्कुल नोट देखो, स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया लिमिटेड राइट्स और इंटरेस्ट। एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझाता हूं इसको मैं। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। जब हम पढ़ेंगे स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट आएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना। तो जब मूवेबल गुड्स को गिरवी रखा जाता है तो उसको बोला जाता है प्लेज, और जब इमूवेबल गुड्स को गिरवी रखा जाता है तो उसको बोला जाता है मॉर्गेज। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लेज की, इसका मतलब मूवेबल गुड्स की बात होगी। तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं ए और बी। ए को जो है कुछ पैसा उधार चाहिए, वो जाता है बी के पास। बी के पास बहुत सारा पैसा है। ए बी के पास जाके 10 लाख रुपए मांगता है। बी कहता है मैं तुम्हें 10 लाख रुपए कैसे दूं, गारंटी के तौर पे मेरे पास कुछ जमा कराओ। तो ए अपनी गोल्ड वॉच उतारता है और उतार के बी को दे देता है और बोलता है ये लो मेरी गोल्ड वॉच, तुम इसको अपने पास गिरवी रख लो और इसके बदले मुझे 10 लाख रुपए दे दो। बी तैयार हो जाता है, बी ए से उसकी गोल्ड वॉच लेता है और उसको 10 लाख रुपए दे देता है। तो इन दोनों के बीच बन गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के अंदर पार्टीज को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। मिस्टर ए को यहाँ पर बोला जाएगा पॉनर और मिस्टर बी को बोला जाएगा पॉनी। जिसने गुड्स को गिरवी रखा वो कहलाएगा पॉनर और जिसके पास गुड्स गिरवी रखे गए वो कहलाएगा पॉनी। तो ए पॉनर है और बी पॉनी है। यहाँ पर ये बताओ ये जो गोल्ड वॉच है ये किसकी है, ए या बी? सीधी बात है, हमें पता है ए ही इस गोल्ड वॉच का ओनर है। ए ने तो बी के पास ये गोल्ड वॉच सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पे जमा करवाई है। जैसे ही ए बी का 10 लाख रुपए वापस कर देगा, बी ए को गोल्ड वॉच वापस दे देगा। तो यहाँ पर कंप्लीट ओनरशिप किसके पास है? हमेशा ध्यान रखना कंप्लीट ओनरशिप गुड्स के ओनर के पास होती है। तो ओनर कौन है? ए। तो ए के पास इस वॉच की कंप्लीट ओनरशिप है और कंप्लीट ओनरशिप का मतलब होता है जनरल प्रॉपर्टी। ए के पास जनरल प्रॉपर्टी है इस वॉच को लेकर, जबकि बी के पास भी वॉच को लेकर कुछ ना कुछ राइट तो है। तो वो राइट कैसा है? वो राइट है स्पेशल प्रॉपर्टी का राइट। तो अगर मैं बात करूं स्पेशल प्रॉपर्टी के अंदर लिमिटेड राइट्स होते हैं। लिमिटेड राइट्स का मतलब हो गया यहाँ पर जनरली मिस्टर बी के पास इस वॉच को ना यूज करने का राइट है ना बेचने का राइट है, लेकिन सिर्फ एक केस में मिस्टर बी के पास इस वॉच को बेचने का राइट आ जाएगा। वो केस कौन सा होगा? जब मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को पैसा देने से मना कर देगा। हो सकता है कि ए बी को कह दे कि मैं नहीं देता तुम्हारा पैसा, जो करना चाहो कर लो। तो उस केस में बी अपने इस स्पेशल प्रॉपर्टी के राइट का इस्तेमाल करेगा और ए की वॉच को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर लेगा। तो स्पेशल प्रॉपर्टी के केस में जनरली आप गुड्स को नहीं बेच सकते, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी ने आपकी पेमेंट में डिफॉल्ट करा तो सिर्फ उस केस में आपके पास गुड्स को बेचने का राइट आ जाता है। तो समझ में आ गई बात?
तो मिस्टर बी हमारा बेली भी कहलाता है। अब ये बेली क्या होता है, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। ये हमारा स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब हम स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर हम बेलर और बेली के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो, बी जो है यहाँ पर एज अ बेली है। बेली कौन होता है, बेली वो पर्सन होता है जिसके पास गुड्स की ओनरशिप नहीं होती लेकिन उसके पास गुड्स की पोजेशन होती है। अब पोजेशन और ओनरशिप में क्या फर्क होता है, पोजेशन का मतलब होता है कस्टडी। आपके पास गुड्स तो है लेकिन गुड्स की ओनरशिप नहीं है। ए ने बी को वॉच दिया तो बी के पास वॉच है, वॉच का पोजीशन है, वॉच बी की कस्टडी में है लेकिन बी के पास वॉच की ओनरशिप नहीं है। तो जिस पर्सन के पास गुड्स की पोजीशन होती है किसी अदर पर्सन के बिहाफ पे, तो वो पर्सन बेली कहलाता है और बेली की ड्यूटी होती है कि वो उन गुड्स को उतना ही ध्यान से रखेगा जितना ध्यान से वो अपने गुड्स को रखता। यही एग्जांपल मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पर हमें क्लियर हो गया, जनरल प्रॉपर्टी के अंदर हमें कंप्लीट राइट मिलता है जबकि स्पेशल प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ लिमिटेड राइट्स और इंटरेस्ट होता है। अब हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन देख ली जिससे हमें तीन बातें पता चली। पहली, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप का ट्रांसफर। तो किसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। तो क्या फ्री में होती है, नहीं, एक पर्टिकुलर प्राइस पर होती है। तो तीन बातें आती हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, गुड्स और प्राइस। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी दो तरीके से होती है, एक होती है इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरी होती है फ्यूचर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इमीडिएट ट्रांसफर को हम सेल बोलते हैं, फ्यूचर में ट्रांसफर होने को हम एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं। तो समझ में आ गया। आगे हम सेल और एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी फिलहाल के लिए आप कहीं पर भी अटकना मत, आगे बढ़ते चलो। सेकंड पॉइंट है हमारा इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के लिए कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला हमारा टू पार्टीज। हमें पता है कॉन्ट्रैक्ट बना रहे तो दो पार्टीज तो होनी चाहिए, एक बायर और एक सेलर। दो अलग अलग पार्टीज होनी चाहिए। कभी भी एक पर्सन खुद को ही अपना सामान नहीं बेच सकता। एग्जांपल देखो, A is the owner of a grocery shop. If he supply the goods to his family, it does not amount to sale and there is no contract of sale. This is so because the seller and buyer must be two different person. Seller और buyer हमेशा दो different person होने चाहिए। आप अपनी दुकान का सामान अपनी फैमिली मेंबर्स को नहीं बेच सकते, उसको सेल नहीं माना जाएगा। As one person cannot be a seller as well as a buyer. एक ही पर्सन खुद सेलर और बायर नहीं हो सकता। तो समझ में आ गया आपको, दो पार्टीज का होना बहुत जरूरी है। नीचे कुछ और बातें भी दे रखी है, ध्यान से देखो। देयर में बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर। इसका मतलब क्या है, एग्जांपल से समझते हैं। इफ ए एंड बी जॉइंटली ओन्स अ टाइपराइटर, एक टाइपराइटर है जिसके दो लोग ए और बी जॉइंट ओनर है। ए जो है अपनी ओनरशिप को बेचना चाहता है। ए में सेल हिज ओनरशिप इन द टाइपराइटर टू बी, देयरबाय मेकिंग बी सोल ओनर ऑफ द गुड्स। ए अगर अपनी ओनरशिप को बेचता है तो उससे क्या होगा, उससे बी जो है इस टाइपराइटर का सोल ओनर बन जाएगा। तो यही यहाँ पर बोला गया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो दो अलग अलग पार्ट ओनर के बीच में भी हो सकता है। हो सकता है कि एक ही गुड्स हो जिसके दो अलग अलग जॉइंट ओनर हो, तो एक पार्ट ओनर दूसरे पार्ट ओनर को अपना ओनरशिप का शेयर बेच सकता है। इसको भी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मानेंगे। पार्ट ओनर कैन सेल इज शेयर टू द अदर पार्ट ओनर सो एज टू मेक द अदर पार्ट ओनर द सोल ओनर ऑफ द गुड्स। तो समझ में आ गया। सिमिलरली इसी तरीके से जो है एक पार्टनर भी पार्टनरशिप फर्म से गुड्स को बाय कर सकता है। हमें पता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर सभी पार्टनर्स जॉइंट ओनर होते हैं। अ पार्टनर में बाय द गुड्स फ्रॉम द फर्म इन विच ही इज अ पार्टनर एंड वाइस वर्सा, यानी एक फर्म भी पार्टनर से गुड्स को खरीद सकती है। इसको भी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही मानेंगे। पार्टनर एक अलग पर्सन है और फर्म एक अलग पर्सन है, दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे देखो, यहाँ पर बोला गया है एक ऐसी एक्सेप्शनल कंडीशन है, एक्सेप्शनल केस है जहां पर बायर और सेलर दोनों सेम पर्सन होगा। ऊपर बोला गया था कि बायर और सेलर हमेशा अलग अलग पर्सन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नीचे उसका एक एक्सेप्शन बता रखा है। एक ऐसा केस जहां पर एक पर्सन जो है अपने गुड्स को बाय करेगा और उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाएगा। वेयर अ पर्सन्स गुड्स आर सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, ही मे हिमसेल्फ बाय देम सो एज टू सेव देम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टू समवन एल्स। तो जब कभी भी किसी पर्सन के गुड्स बिकने जा रहे होते हैं कोर्ट के ऑर्डर पे, डिक्री का मतलब होता है कोर्ट के ऑर्डर पे, अगर किसी पर्सन के गुड्स ऑक्शन में सेल करे जा रहे हैं, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसके गुड्स बेच दो, तो उस केस में वो पर्सन चाहे तो वो अपने गुड्स को ऑक्शन में खुद भी बाय कर सकता है। ये हमारा एक कोर्ट का जजमेंट है, कोर्ट केस था जहां पर कोर्ट ने इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को पूरी तरीके से वैलिड माना था। तो समझ में आ गया, टू पार्टीज वाला पॉइंट क्लियर है। आगे देखो, सेकंड है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप। ओनरशिप इन गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर मस्ट टेक प्लेस इन द केस ऑफ सेल और ओनरशिप शुड बी एग्रीड टू बी ट्रांसफर इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। सेल के केस में गुड्स की ओनरशिप इमीडिएटली तुरंत ट्रांसफर हो जाती है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल के अंदर गुड्स की ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होती है। तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर हमेशा जनरल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात होगी, यानी कंप्लीट ओनरशिप ट्रांसफर करी जाएगी। प्रॉपर्टी मींस द जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स, दैट इज कंप्लीट ओनरशिप मस्ट बी ट्रांसफर। थर्ड है हमारा गुड्स। हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स का सब्जेक्ट मैटर ही गुड्स है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी गुड्स। तो गुड्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। गुड्स का मतलब क्या,
सेक्शन 2 क्लॉज 7 में गुड्स की डेफिनेशन बता रखी है। क्या बोला, गुड्स की डेफिनेशन को ध्यान से देखना, मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से बहुत इजी तरीके से गुड्स की डेफिनेशन को यहाँ पर लिख दिया है। बुक्स में देखोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। डेफिनेशन दो पार्ट्स में है, पहले लिखा हुआ है गुड्स मीन्स और यहाँ पर लिखा हुआ है गुड्स इंक्लूड्स। लॉ के अंदर अगर कोई भी डेफिनेशन के अंदर मीन्स लिखा हुआ है, इसका मतलब जितना बोला जा रहा है बस उतना ही। मीन्स का मतलब होता है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, साफ साफ बता दिया गुड्स का मतलब क्या, क्लियरली बता दिया। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है गुड्स इंक्लूड्स। इंक्लूड्स का मतलब होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव का मतलब हो गया गुड्स का जो मीनिंग है वो तो है ही, साथ में गुड्स के अंदर ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो गुड्स का मीनिंग क्या दे रखा है, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये तो हमें पता है गुड्स का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, लेकिन गुड्स की डेफिनेशन से दो चीजों को बाहर कर दिया, पहला है हमारा एक्शनेबल क्लेम और दूसरा है हमारा मनी। अब ये होता क्या है इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, आगे देखते हैं। एंड लिखा हुआ बीच में, आगे क्या बोला, गुड्स इंक्लूड्स। गुड्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, गुड्स इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स। स्टॉक का मतलब होता है इन्वेंट्री और शेयर्स का मतलब तो आपको पता ही है, शेयर मार्केट वाले शेयर्स की बात हो रही है। तो गुड्स के अंदर स्टॉक भी आ गया और शेयर्स भी आ गया। और क्या क्या आ सकता है, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो पहले ऊपर वाले लाइन देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर एक खेत है जिसमें ग्रास उगी हुई है। जो लैंड है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन उसके ऊपर उगी हुई ग्रास वो भी अटैच है लैंड के साथ। जब तक ग्रास लैंड के साथ अटैच है तब तक ग्रास भी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से दूसरा देखो क्रॉप्स, ये भी लैंड से अटैच है, तो जब तक ये लैंड से अटैच है तब तक ये भी हमारे लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से आगे देखो ट्रीज, ट्रीज भी लैंड से अटैच है, तो ये भी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब अगर मान लो ऐसा हो जाए ग्रास को काट दिया जाए, तो क्या हम ग्रास को काट कर कहीं भी ले जा सकते हैं? ग्रास कटने के बाद, लैंड से अलग होने के बाद ग्रास हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्रॉप्स को अगर हम लैंड से कट कर दें, अलग कर दें, तो क्रॉप्स भी हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। यहाँ पर देखो ये क्रॉप्स को अलग कर रहा है, क्रॉप्स को निकाल रहा है, तो इसके हाथ में क्रॉप्स आ गए। अब इस क्रॉप को ये अलग अलग जगह जाके बेच सकता है। उसी तरह ग्रास को भी कट करने के बाद बेचा जा सकता है, ट्रीज को भी कट करने के बाद बेचा जा सकता है। जैसे ही आप थिंग्स अटैच टू लैंड को लैंड से अलग करोगे, वैसे ही वो थिंग्स आपकी गुड्स की डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगी। यहाँ पर देखो फल जो है वो पेड़ पे लगे हुए हैं, जब तक वो पेड़ पे लगे हैं जब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन जैसे ही आप पेड़ से उसे अलग कर लोगे, सीवियर्ड कर दोगे, कट कर दोगे, वैसे ही वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएंगी और आपके गुड्स का पार्ट बन जाएंगी। और देखो आगे, ये आपका घर है, ये लैंड से अटैच है, लेकिन अगर आप इस घर को तोड़ दो, तोड़ तोड़ के इसमें से ईंटें अलग कर लो, आयरन पिलर अलग कर लो, तो वो ईंटें, वो आयरन पिलर तो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएंगी। उसके बाद आप इन ईंटों को अलग से बेच सकते हो। आपने क्या करा, इस घर को लैंड से सीवियर कर दिया, अलग कर दिया। समझ में आ रही है आपको बात? यही बात यहाँ पर बोली गई है कि गुड्स की डेफिनेशन के अंदर ग्रोइंग क्रॉप्स इंक्लूड होंगे, ग्रास इंक्लूड होगी, और वो सभी थिंग्स जो अटैच टू लैंड हैं वो इंक्लूड होंगे। लेकिन कब इंक्लूड होंगे? जब सेलर उसको सेल होने से पहले लैंड से अलग करने को तैयार हो जाएगा, एग्री टू बी सीवियर्ड बिफोर सेल। उसी तरीके से यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, यानी कुछ ऐसी चीजें जो लैंड का पार्ट है। अगर मैं कोल माइन की बात करूं, कोयले की खदानें, कोयला जो है वो जमीन के अंदर होता है, लैंड का पार्ट होता है। पत्थर के अंदर से, मिट्टी के अंदर से कोयला ब्लास्ट करके निकाला जाता है, तो कोयला तो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड है। लेकिन आप अगर कोयले को अलग कर लेते हो लैंड से, तो उस केस में वो कोयला भी आपका गुड्स के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर देखो थिंग्स अटैच टू लैंड, ऐसी चीजें जो लैंड से अटैच हैं, या फिर ऐसी चीजें जो लैंड का ही पार्ट हैं। अगर सेलर उन चीजों को सेल होने से पहले अलग करने को तैयार हो जाता है, तो वो सभी चीजें हमारी गुड्स की डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगी। तो समझ में आ रही है आपको गुड्स की डेफिनेशन? अब दो बातें यहाँ पर हमारी रह गई, एक एक्शनेबल क्लेम और दूसरा मनी। अभी एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, इसका नाम देखो क्या लिखा है, एक्शनेबल क्लेम। ऐसा क्लेम जो तभी मिलेगा जब आप कुछ एक्शन करोगे। एक्शनेबल क्लेम आर क्लेम विच आर एनफोर्स ओनली बाय एन एक्शन और सूट। अगर आप कोई एक्शन करते हो या सूट फाइल करते हो सामने वाले पार्टी के अगेंस्ट, तभी आपको वो क्लेम मिलेगा। एग्जांपल अगर मैं बात करूं इसकी, डेट, उधार। अगर ए ने बी को कुछ उधार दिया हुआ है, सपोज ए ने बी को 10 लाख रुपए दिए हैं, तो उस केस में ए बी से 10 लाख रुपए कब ले सकता है? जब ए कोई एक्शन करेगा, या तो बी से बार बार पैसा मांगना पड़ेगा, और अगर बी तब भी पैसा नहीं देता तो बी के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। तो डेट हमारा एक्शनेबल क्लेम होता है, जिसकी रिकवरी एक्शन और सूट के बेस पे ही हो सकती है। उसी तरीके से हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट भी एक्शनेबल क्लेम होता है। इनके बारे में तो आपने अकाउंट्स में पढ़ा ही होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट के बारे में। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ेंगे आगे हम, उसके अंदर हमें इन्हीं के बारे में बात करनी है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो चाहे प्रॉमिसरी नोट हो, ये भी हमारे एक्शनेबल क्लेम माने जाते हैं, और ये हमारे गुड्स का पार्ट नहीं होते। तो यहाँ पर एक्शनेबल क्लेम आपको समझ में आ गया। अब दूसरा है मनी। अब मनी का मतलब क्या होता है? मनी का मतलब होता है करंट मनी, ऐसी मनी जो लीगल टेंडर में है, जो सर्कुलेशन में है। यहाँ पर देखो 500 रुपए का नोट नया वाला सर्कुलेशन में है,
तो ये लीगल टेंडर मनी है, ये गुड्स का पार्ट नहीं मानी जाएगी। उसी तरीके से 5 रुपए का सिक्का सर्कुलेशन में है, लीगल टेंडर मनी है, करंट मनी है, तो गुड्स नहीं माना जाएगा। 1000 वाला पुराना नोट जो डिमोनेटाइज में खत्म हो गया, तो ये पुराना नोट है ना, अभी करंट में तो लीगल टेंडर नहीं है, करंट में तो नहीं चलता, तो इसको गुड्स के अंदर कवर किया गया है। क्या बोला, ध्यान से देखो, मनी मींस करंट मनी और लीगल टेंडर इन सर्कुलेशन। ऊपर बोला गया था कि मनी को गुड्स की डेफिनेशन से बाहर करा गया है, और यहाँ पर मनी का मतलब बता दिया। कौन सी ऐसी मनी है जिसको गुड्स की डेफिनेशन से बाहर करा जा रहा है, तो करंट मनी को बाहर करा जा रहा है, लीगल टेंडर मनी को बाहर करा जा रहा है, ऐसी मनी को बाहर करा जा रहा है जो सर्कुलेशन में है। जबकि जो हमारी ओल्ड मनी है, ऐसी मनी जो खत्म हो गई, रेयर कॉइन्स है, उसको आप गुड्स मान सकते हो, वो गुड्स का पार्ट होती है। सीधी बात है, जो पैसा चल ही नहीं सकता वो गुड्स ही हो गया। कई लोग होते हैं जिनको ओल्ड कॉइन्स का कलेक्शन करने का शौक होता है, तो ओल्ड कॉइन्स को गुड्स की तरह बेचा जा सकता है, लेकिन मनी को कभी भी गुड्स की तरह नहीं बेचा जा सकता। अब क्यों नहीं बेचा जा सकता, मनी को बाहर क्यों करा गया, तो ध्यान से सुनो। अगर मान लो आप गए मार्केट में जूता खरीदने, जूते की शॉप पे गए, आपने कोई जूता पसंद करा, तो शॉपकीपर ने आपको जूता दिया और बदले में आपने उसको पैसे दिए, तो जूता तो हमारा गुड्स है, लेकिन आपने जो सामने से पैसा दिया, मनी दिया, वो हमारा गुड्स नहीं है। अगर मान लो मनी को भी गुड्स मान लिया जाता, तो उस केस में क्या होता, तो ये तो बार्टर सिस्टम हो जाता। सेलर ने आपको सामने से जूता दिया जो कि गुड्स है, और सामने से आपने उसको मनी दिया और मनी भी गुड्स है, तो उस केस में तो दिक्कत हो जाती, ये तो बार्टर सिस्टम हो जाता, गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये सेल कहां से हो गई, सेल और बार्टर सिस्टम में फर्क होता है। बार्टर सिस्टम में गुड्स का एक्सचेंज होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर कभी भी गुड्स का एक्सचेंज नहीं होगा। यहाँ पर हमेशा गुड्स के बदले मॉनेटरी टर्म्स में पैसा पे करा जाता है, तो इसीलिए करंट मनी को गुड्स का पार्ट नहीं माना गया। आपने जूते लिए और सामने से मनी दिया, जूते हमारे गुड्स हैं लेकिन मनी हमारा गुड्स नहीं है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना जिसके अंदर एक पर्टिकुलर प्राइस पे करा गया, और प्राइस हमेशा मॉनेटरी कंसिडरेशन में पे करा जाता है। सेल्स ऑफ गुड एक्ट कहता है कि आपको प्राइस पे करना जरूरी है, आपको मनी पे करना जरूरी है। आप बार्टर सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को नहीं चला सकते, भले ही आप पार्टली मनी पे कर दो, वो चल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जूते अगर 1000 रुपए के हैं, तो आपने 500 रुपए मनी में पे कर दिया और 500 रुपए कोई काइंड में पे कर दिया, तो वो अलाउड है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर कुछ ना कुछ मॉनेटरी टर्म्स में पे करना जरूरी है, तो मनी को यहाँ पर बाहर करा गया, क्योंकि मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है थ्रू विच गुड्स कैन बी बॉट। तो आपको समझ में आया, गुड्स की डेफिनेशन क्लियर हुई। Goods means every kind of movable property other than actionable claims and money, and goods includes भी बता रखा है, goods के अंदर ये सब चीजें includes होंगी, stock and shares, growing crops and grass, things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale। तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है, even the fixed deposit receipt FDR are considered as goods। क्या बोला गया कि FDR को गुड्स माना जाएगा। एफडीआर क्या होता है, जब आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाते हो तो बदले में आपको एक रिसिप्ट मिलती है जिसको हम फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट बोलते हैं, तो एफडीआर को हमारा गुड्स का पार्ट माना जाता है। आगे देखो तो कुछ और भी बता रखा है, गुड्स को लेकर कुछ और क्लैरिफिकेशन दे रखी है। गुड्स इंक्लूड्स टेंजिबल गुड्स एंड इनटेंजिबल गुड्स। गुड्स के अंदर टेंजिबल गुड्स भी आते हैं यानी जिनको आप देख सकते हो, और इनटेंजिबल गुड्स भी आते हैं जिनको आप नहीं देख सकते। टेंजिबल गुड्स कौन से होते हैं उसके बारे में हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं। ऊपर हमने जितने पढ़े वो सब हमारे टेंजिबल गुड्स थे। इंटेंजिबल गुड्स की अगर मैं बात करूं तो आपने अकाउंट्स में पढ़ाई होगा, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब हमारे इंटेंजिबल गुड्स होते हैं। स्टॉक एंड शेयर्स, गैस, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी आर आल्सो कंसीडर्ड टू बी गुड्स। तो इन सबको भी हम गुड्स की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो ये आपके लिए बस ट्रू फॉल्स के नाम पर आ सकता है, लेकिन बाकी आपको एग्जाम के लिए गुड्स की डेफिनेशन ये वाली तैयार करनी है। तो गुड्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई, गुड्स का मतलब क्या होता है समझ में आ गया। अब गुड्स के टाइप्स को देखते हैं कि आखिर कितने टाइप्स के गुड्स होते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स के गुड्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ गुड्स होता है। पहला होता है एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा होता है फ्यूचर गुड्स, और तीसरा होता है कंटीजेंट गुड्स। सबसे पहले बात करते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स की, जो कि हमें गिवन है सेक्शन 6 के अंदर। तो ऐसे गुड्स जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वो कहलाते हैं हमारे एग्जिस्टिंग गुड्स। जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है उस टाइम पर सेलर के पास अगर गुड्स ओन्ड, पोजेस्ड और एक्वायर्ड हैं, तो वो गुड्स आपके एग्जिस्टिंग गुड्स कहलाएंगे। एग्जांपल देता हूं, सपोज आप शॉप में गए ब्रेड लेने के लिए, तो आपने शॉपकीपर से ब्रेड मांगी, शॉपकीपर ने आपको ब्रेड दी और आपने सामने से उसे पैसा दिया, तो यहाँ पर शॉपकीपर के पास ब्रेड अवेलेबल है। जिस टाइम पर आपके और शॉपकीपर के बीच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है उस टाइम पर शॉपकीपर के पास ब्रेड अवेलेबल है, ब्रेड एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, शॉपकीपर के पास प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ब्रेड हमारी एग्जिस्टिंग गुड्स कहलाएगी। और अगर यही ब्रेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते समय शॉपकीपर के पास प्रेजेंट ना होती, शॉपकीपर कहता ब्रेड खत्म हो गई, तो उस केस में ये एग्जिस्टिंग गुड्स नहीं कहलाती। तो एग्जिस्टिंग गुड्स है या नहीं है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि सेलर के पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के टाइम पर गुड्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो समझ में आ गया। अब एग्जिस्टिंग गुड्स भी आगे फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। द एग्जिस्टिंग गुड्स मे बी ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। पहला होता है स्पेसिफिक गुड्स,
दूसरा होता है अनएसर्टेन गुड्स और तीसरा होता है एसर्टेन गुड्स। पहले स्पेसिफिक गुड्स की बात करें, ऐसे गुड्स जो है ही स्पेसिफिक, द गुड्स व्हिच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड इज कॉल्ड स्पेसिफिक गुड्स। एग्जांपल से समझते हैं। ए के पास 5 कार है, ए हैव 5 कार्स ऑफ डिफरेंट मॉडल्स। ए एग्री होता है कि वो अपनी सेंट्रो कार बेचेगा बी को। 5 कारों में से एक कार को अलग करा गया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने से पहले ही डिसाइड हो गया कि ए अपनी 5 कारों में से सेंट्रो कार ही बेचेगा बी को, और बी भी एग्री हो गया कि वो एक ही सेंट्रो कार परचेज करेगा। बी एग्रीड टू परचेज द सेम कार। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने से पहले ही गुड्स को आइडेंटिफाई कर दिया गया और दोनों पार्टीज ने एग्री कर दिया। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, गुड्स व्हिच आर आइडेंटिफाइड और एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा था उसी टाइम पर कौन सा गुड्स बेचा जाएगा, स्पेसिफिक गुड्स कौन सा होगा, वो आइडेंटिफाई हो चुका है। In this case, the sale is for specific goods as the car has been identified and agreed at the time of this contract of sale. उसी तरीके से अगर आप कोई मोबाइल खरीदने जाते हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने जाते हो, तो आप दुकान में जाके पहले सामान देखते हो और सभी सामान में से कोई एक पीस को सिलेक्ट करते हो और बोलते हो कि ये मेरा फाइनल हो गया। सपोज आपने सैमसंग गैलेक्सी S7 को डिसाइड करा, तो ये सैमसंग गैलेक्सी S7 आपका स्पेसिफिक गुड्स होगा, क्योंकि आपने सभी मोबाइल में से इसको आइडेंटिफाई करा और एग्री करा कि मैं इसको खरीदूंगा। और कब करा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के टाइम पर करा। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा था उस टाइम पर आपको पता था कि ये स्पेसिफिक गुड के लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना रहा हूँ। अगर आपको वॉशिंग मशीन खरीदनी है तो आप सभी में से डिसाइड करोगे कि आपने वर्लपूल की वॉशिंग मशीन खरीदनी है 7 किलो वाली, और उसमें से भी कौन सा पीस खरीदना है वो आप निकाल के अलग रख देते हो, तो वो कहलाता है आपका स्पेसिफिक गुड। आपने स्पेसिफिक निकाल के रख दिया, ये वाला पीस चाहिए भाई मुझे, तो ये कहलाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। तो समझ में आ गया। 2 बातें ध्यान रखनी है, पहला गुड्स आइडेंटिफाइड और एग्रीड कर दिया जाएगा, दूसरा किस टाइम पर कर दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के टाइम पर ही कर दिया जाएगा। तो समझ में आ गया। दूसरा है अनएसर्टेन गुड्स, द गुड्स व्हिच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और ascertain at the time when the contract of sale is made. At the time of contract, such goods are described by description or sample only. एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। बी को जो है नमक की जरूरत थी, बी आराम से घर में बैठा था, खाना बना रहा था, अचानक से उसने देखा नमक खत्म हो गया। बी ने जो है फटाफट से अपने घर के नीचे वाली दुकान में फोन लगाया और फोन लगाकर बोला एक नमक का पैकेट भिजवा दो। होता है ना कई बार, अगर दुकान हमारे आसपास की हो तो हम फोन करके भी सामान मंगवा लेते हैं। तो बी ने फटाफट दुकान में फोन लगाकर बोला एक नमक का पैकेट भिजवा दो। तो ए जो कि शॉपकीपर है उसने फटाफट नमक का पैकेट लिया और बी के घर पे पहुंच गया। अब वो खुद पहुंचे या फिर अपने दुकान से किसी डिलीवरी वाले को भेजे, वो अलग बात है। तो ये है हमारा अनएसर्टेन गुड्स का एग्जाम्पल। यहाँ पर क्या क्या हुआ ध्यान से देखो। बी ने फोन लगाया एक नमक का पैकेट भिजवा दो, ए ने बोला कौन सा नमक, बी ने बोला टाटा नमक। यहाँ पर गुड्स का नाम बताया जा रहा है कि नमक का पैकेट भिजवा दो। कैसे बताया जा रहा है, गुड्स को डिस्क्राइब करा जा रहा है, उसके नाम से गुड्स का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। ए के पास दुकान में 100 नमक के पैकेट पड़े थे, जिसमें से उसने कोई भी एक नमक का पैकेट उठाया और बी के घर पे भिजवा दिया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जो 100 नमक के पैकेट पड़े थे वो थे अनएसर्टेन गुड्स। जब बी ने फोन करा ए को नमक का पैकेट भिजवा दो, तो दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन गया। और जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा था तो उस टाइम पर गुड्स को डिस्क्राइब करा जा रहा था बाय डिस्क्रिप्शन। गुड्स के नाम से बताया जा रहा था कि कौन सी कंपनी का गुड्स भिजवाना है। बायर ने अलग से गुड्स को निकलवाया नहीं था। जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस टाइम पर बायर ने सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया था गुड्स का, और सेलर ने अपने पास बहुत सारे अनएसर्टेन गुड्स में से बहुत सारे नमक के पैकेट में से एक नमक का पैकेट उठाया और बायर को भेज दिया। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ उस टाइम पर पता नहीं था कौन सा वाला नमक का पैकेट बायर के घर पे पहुंचेगा, क्योंकि सेलर के पास तो 100 नमक के पैकेट थे। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा था तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था अनएसर्टेन गुड्स को लेकर। गुड्स स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड नहीं करे गए थे, एसर्टेन नहीं करे गए थे। एट द टाइम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, उस टाइम पर गुड्स की जानकारी सिर्फ गुड्स के डिस्क्रिप्शन से दी गई थी। इट इज द सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स बिकॉज इट इज नॉट नोन which packet is to be delivered. As soon as a particular packet is separated from the lot, it become ascertain goods. तो जैसे ही 100 पैकेट ऑफ गुड्स में से एक पैकेट नमक का अलग करा गया, वैसे ही वो एक सिंगल नमक का पैकेट अब ascertain goods बन गया। तो ascertain goods कैसे बनता है, जब हम unascertain goods में से एक पर्टिकुलर गुड्स को अलग कर लेते हैं तो वो हमारा अलग वाला गुड्स ascertain goods कहलाता है। As soon as a particular packet is separated from the lot, it becomes ascertain goods। ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन वाला एग्जांपल। अब सैंपल वाला एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ। सपोज बी को इस बार नमक की जगह चावल की जरूरत थी। बी के घर में चावल खत्म हो गए थे। बी ए की दुकान पे पर्सनली गया और जाकर बोला मेरे घर पे 10 किलो चावल पहुंचा देना। ए ने बोला कौन से वाले चावल, तो बी जो है थोड़े से चावल लेकर आया था हाथ में, जो उसने पहले खरीदे होंगे, अब तो खत्म हो गए लेकिन थोड़े से बचे थे। तो सैंपल के तौर पे बी ए के पास लेकर आया और बोला ये वाले चावल, तो ये वाले चावल तुम 10 किलो मेरे घर पे पहुंचा देना। तो बी ने यहाँ पर चावल का सैंपल दिया, गुड्स को सैंपल से डिस्क्राइब करा। अब यहाँ पर भी ये अनएसर्टेन गुड्स है। सेलर के पास तो ये वाले चावल की कितनी बोरियां पड़ी होंगी, उसमें से कौन सी बोरी में से चावल निकाला जाएगा
और कौन सा वाला 10 किलो चावल निकाला जाएगा वो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पे डिसाइड नहीं करा गया ना। बाद में सेलर जो है 10 किलो चावल को निकालेगा और कौन सी बोरी में से निकालेगा पता नहीं, लेकिन इतना हमें पता चल गया कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना है ऑफ अनसर्टेन गुड्स का। बाद में जब 10 किलो चावल अलग कर लिए जाएंगे तो वो अलग करे हुए 10 किलो चावल हमारे असर्टेन गुड्स कहलाएंगे। तो समझ में आ रहा है आपको, जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस टाइम पर अगर गुड्स को सिर्फ डिस्क्रिप्शन और सैंपल से बताया जाए, गुड्स को अलग ना करा जाए, सेपरेट ना करा जाए, तो वो गुड्स हमारे अनसर्टेन गुड्स कहलाते हैं। एक और एग्जांपल देख लो, एक्स के पास 10 घोड़े हैं, वो प्रॉमिस करता है कि वो 10 में से कोई एक घोड़ा अपना बेचेगा। कौन सा घोड़ा बेचेगा नहीं पता, अभी उसने स्पेसिफाई नहीं करा कौन सा घोड़ा बेचा जाएगा, लेकिन 10 में से कोई एक बेचा जाएगा। तो जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस टाइम पर ये कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन गुड्स को लेकर हो रहा है, तो ये कराएगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स। तीसरा देख लेते हैं असर्टेन गुड्स। ये तो आपको समझ में आ ही गया, जब भी हम अनसर्टेन गुड्स में से स्पेसिफिकली गुड्स को आइडेंटिफाई करके अलग कर दिया जाता है तो वो अलग करा हुआ गुड्स हमारा ascertain goods कहलाता है। These are those goods which are identified in accordance with the agreement after the sale of the contract is made। तो गुड्स को ascertain हमेशा contract of sale होने के बाद करा जाता है। ascertain गुड्स को सेल्स ऑफ गुड एक्ट में डिफाइन नहीं करा गया है, लेकिन इसके ऊपर कई सारे जजमेंट्स आए हुए हैं जिससे हमें पता चलता है कि ascertain गुड्स क्या होता है। In actual practice, the term ascertain goods is used in the same sense as specific goods। ascertain goods भी तो हमारे specific goods हुए। specific goods का मतलब ऐसे goods जो specifically अलग कर दिए गए, पता है कि ये वाले goods बायर के पास जाएंगे। ascertain goods भी वही होते हैं जिनको अलग कर दिया जाता है, वो ascertain goods कहलाते हैं। तो ascertain goods और specific goods सेम ही हो गए, इनमें फर्क क्या हो गया? तो ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ आपको फर्क क्या होता है इन दोनों के बीच। ascertain goods भी वही goods होते हैं जो अलग करे गए और यही गुड्स बायर के पास जाएंगे, और स्पेसिफिक गुड्स भी वही गुड्स होते हैं जो अलग करे गए और वही गुड्स बायर के पास जाएंगे, लेकिन दोनों के टाइमिंग में फर्क है। स्पेसिफिक गुड्स आइडेंटिफाइड कब करे जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के टाइम पर, एट द टाइम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा होता है उस टाइम पर स्पेसिफिक गुड आइडेंटिफाई करके अलग कर दिए जाते हैं, लेकिन असर्टेन गुड्स को कब अलग करा जाता है? आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो एक्चुअल में बना किसको लेकर? अनसर्टेन गुड्स को, लेकिन बाद में अनसर्टेन गुड्स से जब गुड्स को अलग कर दिया जाता है, आइडेंटिफाई कर दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है असर्टेन गुड्स। तो असर्टेन गुड्स हमेशा आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, जबकि स्पेसिफिक गुड्स एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। व्हेन फ्रॉम अ लॉट और आउट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अनसर्टेन गुड्स द नंबर ऑफ क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर इज आइडेंटिफाइड, सच आइडेंटिफाइड गुड्स आर असर्टेन गुड्स। एग्जांपल देखो, A had 1000 bales of cotton lying in his godown। A agreed to sell 50 bales of cotton to B, which agreed to purchase the same। तो A के पास गोडाउन में 1000 बेल्स ऑफ कॉटन पड़ी हुई हैं, जिसमें से 50 बेल्स ऑफ कॉटन वो B को बेचने जा रहा है। अब कौन सी वाली कॉटन बेची जा रही है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते समय डिसाइड नहीं करा गया, लेकिन बाद में आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट कौन सी कॉटन B को डिलीवर करी जाएंगी उसको आइडेंटिफाइड करा गया और सेपरेट रख दिया गया A के द्वारा। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद सेपरेट करा गया है, तो ये असर्टेन गुड्स कहलाएंगी एंड B agreed to take the delivery of the same। In this case the contract is for the sale of ascertain goods। तो जब सेपरेट कर दिया गया उसके बाद आप कह सकते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ ascertain goods है, लेकिन इट मे बी नोट दैट बिफोर द ascertain of goods the contract was for the sale of unascertain goods। तो समझ में आ गया? एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर हमारे 3 गुड्स आते हैं, स्पेसिफिक गुड्स, अनसर्टेन गुड्स और ascertain गुड्स। अब दूसरा टाइप ऑफ गुड्स है हमारा फ्यूचर गुड्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे गुड्स जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते, नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनते टाइम ये गुड्स एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके बाद ये गुड्स मैन्युफैक्चर करे जाएंगे, प्रोड्यूस करे जाएंगे, एक्वायर्ड करे जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पहले हो रहा है, बाद में गुड्स को बनाया जा रहा है, प्रोड्यूस करा जा रहा है, तो इनको हम कहते हैं फ्यूचर गुड्स। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज ऑलवेज अ एग्रीमेंट टू सेल। तो जो गुड्स बनेंगे ही फ्यूचर में तो उनकी ओनरशिप भी फ्यूचर में ट्रांसफर होगी, और जिन गुड्स की ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। तो फ्यूचर गुड्स के अंदर हमेशा एग्रीमेंट टू सेल बनता है। एग्जांपल देख लो, X is a manufacturer of chair, Y ordered X to manufacture 200 units of chair of specific design। Y ने X को 200 चेयर का ऑर्डर दिया कि तुम मेरे लिए मेरे स्पेसिफिक डिजाइन पर 200 चेयर बना दो। तो यहाँ पर जब ऑर्डर आएगा उसके बाद ही तो सामान बन पाएगा ना। स्पेसिफिक डिजाइन बोला गया है कि मेरे स्पेसिफिक डिजाइन पर ऑर्डर तैयार करना है, तो ये हमारा एग्रीमेंट टू सेल होगा। यहाँ पर जो है सेल हो रही है लेकिन फ्यूचर गुड्स को लेकर। तो फ्यूचर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पर एग्जिस्टेंस में नहीं होते। एक और एग्जांपल देख लो, बी एग्री टू सेल एस ऑल द ऑरेंजेस व्हिच विल बी प्रोड्यूस्ड इन हिज गार्डन दिस ईयर। इस साल में जितने भी ऑरेंजेस प्रोड्यूस होंगे वो सभी ऑरेंजेस टी एस को सेल कर देगा। ऑरेंजेस अभी प्रोड्यूस तो नहीं हुए, कॉन्ट्रैक्ट पहले हो गया टी और एस के बीच में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है लेकिन फ्यूचर गुड्स को लेकर। तो फ्यूचर गुड्स आपको क्लियर हो गया। तो तीसरा टाइप देखते हैं गुड्स का। तीसरा टाइप है हमारा कंटिंजेंट गुड्स। ये भी हमारा फ्यूचर गुड्स का टाइप है। कंटिंजेंट गुड्स आर द टाइप ऑफ फ्यूचर गुड्स। दीस आर द गुड्स व्हिच आर आल्सो नॉट इन द एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये गुड्स भी वही है,
फ्यूचर गुड्स की तरह ही जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है उस टाइम पर ये गुड्स एग्जिस्ट नहीं करते, सेलर के पास ये गुड्स प्रेजेंट नहीं होते। तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच, फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड्स के बीच? यहाँ पर देखो, इन दिस केस द एक्विजिशन ऑफ द गुड्स बाय द सेलर depend upon the uncertain contingencies, that is upon uncertain event which may or may not happen। एग्जांपल से समझते हैं, A agreed to sell to B certain goods which are to be arrived by a ship। A और B के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है जिसमें A B को कुछ सर्टेन गुड्स सेल करेगा, लेकिन ये गुड्स ए के पास कहां से आने वाले हैं? शिप से आने वाले हैं। अब शिप आएगी या नहीं आएगी, तो शिप का आना हमेशा कंफर्म नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि शिप डूब जाती है। तो शिप आएगी तो ए के पास गुड्स आएंगे, और जब ए के पास गुड्स आएंगे तो ए बी को गुड्स सेल करेगा, जबकि ए और बी के बीच में पहले ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है और ए के पास गुड्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ए के पास गुड्स आएंगे या नहीं आएंगे वो डिपेंड करता है शिप के ऊपर। अगर शिप आती है तो ए बी को गुड्स देगा, अगर शिप नहीं आती तो ए बी को गुड्स नहीं देगा। यानी शिप का आना या ना आना फ्यूचर इवेंट है, एक अनसर्टेन इवेंट है जिसके बारे में ना ए को पता है ना बी को पता है। इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ कंटीजेंट गुड्स एज द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स डिपेंड्स अपॉन द अराइवल ऑफ शिप। शिप आएगी तो गुड्स आ जाएंगे, नहीं आएगी तो गुड्स नहीं आएंगे। तो सेलर के पास गुड्स आएंगे या नहीं आएंगे ये डिपेंड करता है एक अनसर्टेन कंटीजेंसी के ऊपर। कंटीजेंसी का मतलब क्या होता है? एक अनसर्टेन इवेंट, एक ऐसा इवेंट जो फ्यूचर में होगा या नहीं होगा वो किसी को नहीं पता। तो समझ में आ गया, ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ गुड्स। हम देख रहे थे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसके अंदर हमारा ये शायद से थर्ड पॉइंट चल रहा था। हाँ, यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट देख रहे थे हम, गुड्स की डेफिनेशन देखी हमने, गुड्स के टाइप्स देखे, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट को, जो कि है प्राइस। हमें पता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर प्राइस जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और प्राइस भी मनी कंसेंट्रेशन में होना चाहिए, यानी मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए। आप बार्टर सिस्टम से सेल नहीं कर सकते, मॉनेटरी टर्म्स होनी चाहिए, फिर चाहे आधा मॉनेटरी और आधा गुड्स में भी होगा तो भी काम चल जाएगा। सपोज ए ने 5,000 का गुड्स सेल करा और बदले में ए ने बी से 2,000 कैश ले लिया और 3,000 का एक्सचेंज में कोई सामान ले लिया, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। मनी तो आ गया ना, भले ही थोड़ा बहुत आया, मनी होना इंपॉर्टेंट है, कितना होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स बोथ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो हमें पता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर सेल भी होता है और एग्रीमेंट टू सेल भी होता है। अभी सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बारे में बहुत डिटेल में बात करनी है। तीसरा पॉइंट ही हमारा यही है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल, इनका मीनिंग देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन देखेंगे, तो बहुत डिटेल में डिस्कस करना है हमें सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बारे में। नेक्स्ट है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आपका एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है। सबसे पहले कंडीशनल को समझते हैं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जिसके अंदर ओनरशिप ट्रांसफर को लेकर कंडीशन लगी हुई है। एग्जांपल देता हूं, सपोज आप कार खरीदने के लिए कार के शोरूम में गए, वहां पर आपको एक कार पसंद आई, वो कार 20 लाख रुपए की थी, लेकिन आपके पास अभी सिर्फ 5 लाख रुपए हैं। तो आपने कार डीलर को बोला कि मेरे पास 5 लाख रुपए हैं लेकिन मुझे 20 लाख वाली कार पसंद आई है। तो कार डीलर ने बोला कोई बात नहीं सर, एक काम करो, आप अभी 5 लाख रुपए दे जाओ और इस कार को ले जाओ, मैं आपको 1 साल का टाइम देता हूँ, 1 साल के अंदर अंदर आप बचे हुए 15 लाख रुपए दे देना। और जैसे ही आप बैलेंस 15 लाख रुपए दे दोगे, वैसे ही इस कार की ओनरशिप आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। यानी यहाँ पर जो सेलर है, जो कार डीलर है, उसने ओनरशिप ट्रांसफर को लेकर कंडीशन लगा दी कि जब बायर पूरे 20 लाख रुपए पे करेगा तभी बायर के पास गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो ये कहलाता है हमारा कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब अगर मैं एब्सोल्यूट की बात करूं तो एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है अनकंडीशनल, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जिसके अंदर कोई भी कंडीशन नहीं है। यही वाला एग्जांपल लेते हैं, सपोज आप कार खरीदने गए शोरूम में, आपको 20 लाख वाली कार पसंद आई, तो आपने पूरे 20 लाख रुपए कैश या चेक में पे कर दिए और आप कार लेकर आ गए। तो यहाँ पर कार की ओनरशिप आपके नाम पर ट्रांसफर हो गई, कोई भी दिक्कत नहीं है, बीच में कोई भी कंडीशन नहीं है, तो ये आपका अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहलाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हमारा कंडीशनल भी हो सकता है और एब्सोल्यूट भी हो सकता है। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा इट में बी इन राइटिंग, ओरल और एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है। ओरल और राइटिंग को हम एक साथ बोले तो एक्सप्रेस बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। अब एक्सप्रेस और इम्प्लाइड तो आपने पढ़ा ही होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। अगर जिसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं एक वीडियो दे दूंगा जिसके अंदर मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सिर्फ 30 मिनट की वीडियो, 30 मिनट में चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा तो आपको सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़ने में दिक्कत आ सकती है, तो आप जाकर पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली वो 30 मिनट की वीडियो को देख लो। तो यहाँ पर वापस आते हैं, ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जो भी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर नंबर 1 में देखो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रेफरेंस आ गया, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 जाके आप पढ़ लेना। तो जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट होते हैं वो सब के सब हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर भी प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। जैसे कि हमारा फ्री कंसेंट होता है, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज होता है, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन होता है, ये सब बातें हमने पढ़ी हुई हैं। तो जिसने पढ़ा था उसको सब पता है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा वो जाके पढ़ लेना, मैंने आपको बता ही दिया कहां से आपको पढ़ना है। तो ये हमारे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल खत्म हो गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का हमने कंप्लीट कर लिया।
अब नेक्स्ट है हमारा, ये भी हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, इससे भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। सेल का मतलब मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं और एग्रीमेंट टू सेल का मतलब भी मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। सेल हो चाहे एग्रीमेंट टू सेल हो, दोनों की दोनों हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट होते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड में आइदर अ सेल और एन एग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर ही या तो सेल होती है या फिर एग्रीमेंट टू सेल होती है। तो जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी वो पहले जाके लास्ट क्लास को देख कर आ जाओ, उसके बाद ही आप इस क्लास को देखना, ताकि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आए। अगर अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लो। तो सेल की अगर मैं बात करूं, सेल की डेफिनेशन और एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, मैंने आपको अच्छे से बताया था। सेल के अंदर क्या होता है, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू बायर इमीडिएटली। यहाँ पर गुड्स की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ओनरशिप। गुड्स की जो ओनरशिप है वो सेलर से बायर के पास इमीडिएटली ट्रांसफर होती है। इमीडिएटली का मतलब क्या है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा वैसे ही तुरंत गुड्स की ओनरशिप भी सेलर से बायर के पास ट्रांसफर हो जाएगी। सेल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो सेल की डेफिनेशन सेक्शन 4 क्लॉज 3 में दे रखी है। क्या बोला हुआ है, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ सेल। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है फ्रॉम सेलर टू बायर तो उसको हम सेल बोलते हैं। तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं एग्रीमेंट टू सेल की। एग्रीमेंट टू सेल के अंदर गुड्स की ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होती है, इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होती। इसका एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाया था। डेफिनेशन देखते हैं। द टर्म एग्रीमेंट टू सेल इज डिफाइंड इन सेक्शन 4 क्लॉज 3 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 वेयर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम। गुड्स की प्रॉपर्टी फ्यूचर में ट्रांसफर होगी तो उसको बोलेंगे हम एग्रीमेंट टू सेल। एग्जांपल की बात करूं, एक्स एग्री विद वाई ऑन 10th October 2022 दैट ही विल सेल हिज कार टू वाई आफ्टर 3 months फॉर अ सम ऑफ ₹3 लाख। इट इज एन एग्रीमेंट टू सेल। तो एक्स वाई के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा है। कब बन रहा है, 10 अक्टूबर 2022 को, जिसमें एक्स वाई को कार सेल करेगा, लेकिन इमीडिएटली नहीं करेगा, 3 महीने बाद करेगा। यहाँ पर कार की ओनरशिप एक्स से वाई के पास कब जाएगी, 10 अक्टूबर से 3 महीने बाद जाएगी। तो ये हमारा कहलाएगा एग्रीमेंट टू सेल। तो फ्यूचर डेट पे ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो उसको हम एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे। अब एग्रीमेंट टू सेल एक और तरीके से बन सकता है, अगर ओनरशिप ट्रांसफर को लेकर कोई कंडीशन लगा रखी है कि अगर ये कंडीशन पूरी हो जाए तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ पर देखो, ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट द फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। कोई कंडीशन लगा रखी है और बोला हुआ है कि ये कंडीशन पूरा होने के बाद गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को भी हम एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। ए एग्रीड टू बाय फ्रॉम बी अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ नाइट्रेट ऑफ सोडा। दो पार्टीज हैं, ए बायर है और बी सेलर है। बी ए को एक सर्टेन क्वांटिटी सोल्ड करेगा नाइट्रेट सोडा की, और ये जो सोडा है ये आने वाला है शिप से। द शिप कैरिंग द नाइट्रेट ऑफ सोडा वॉज येट टू अराइव। शिप अभी आई नहीं है जिसमें नाइट्रेट ऑफ सोडा आएगा। तो यहाँ पर ए और बी आपस में पहले ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं। पहले गुड्स आएगा, उसके बाद ही गुड्स डिलीवर करा जाएगा और गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होगी। इस तरीके का टॉपिक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ गुड्स। तो वहां पर हमने देखा था कॉन्टिजेंट गुड्स। तो ये कॉन्टिजेंट गुड्स का ही एग्जांपल है, और कॉन्टिजेंट गुड्स के केस में हमारा एग्रीमेंट टू सेल बनता था। वहां पर भी सेम बात होती थी, तो सेम बात यहाँ पर भी हो रही है। ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन गया लेकिन गुड्स अभी आए नहीं है, तो ये कहलाएगा हमारा एग्रीमेंट टू सेल। इन दिस केस द ओनरशिप ऑफ नाइट्रेट ऑफ सोडा इज टू बी ट्रांसफर्ड टू ए ऑन द अराइवल ऑफ द शिप कंटेनिंग द गुड्स। तो जब शिप आएगी उसके बाद ही तो बी ए को गुड्स दे पाएगा और गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो हमारे पास यहाँ पर दो केस आ गए एग्रीमेंट टू सेल में, तो ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर एग्रीमेंट टू सेल कहलाते हैं। तो अब अगर मैं पूछूं कि एग्रीमेंट टू सेल सेल में कब कन्वर्ट होता है, कब हम कह सकते हैं कि एक एग्रीमेंट टू सेल जो है वो सेल बन गया। सेल के अंदर क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल के अंदर एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें यह कहा जाता है कि सेलर बायर को फ्यूचर डेट में ओनरशिप ट्रांसफर करके देगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट सेल में तब कन्वर्ट होता है जब गुड्स की ओनरशिप बायर के पास ट्रांसफर हो जाए। तो एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट सेल में कब कन्वर्ट होगा, जब जो टाइम दिया हुआ है वो टाइम खत्म होगा, टाइम लैप्स होगा। यहाँ पर बोला गया था कि 3 महीने बाद गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तो जैसे ही ये 3 महीने पूरे होंगे वैसे ही एक्स की कार की ओनरशिप वाई के पास ट्रांसफर हो जाएगी। तो हमारा ये एग्रीमेंट टू सेल 3 महीने बाद सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी टाइम पूरा होता ही। और दूसरा केस है जब एग्रीमेंट टू सेल के अंदर दी हुई कंडीशन पूरी हो जाए, तो वहां पर भी हमारा एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही शिप के अंदर का नाइट्रेट सोडा
बी के पास आ जाएगा, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की कंडीशन पूरी हो गई, और जैसे ही कंडीशन पूरी हो गई वैसे ही आपका ये एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। बी ए को गुड्स ट्रांसफर कर देगा और ए के पास ओनरशिप आ जाएगी। तो यहाँ पर समझ में आ गया कब एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट सेल में कन्वर्ट होगा। आगे देखते हैं, एक नोट दे रखा है, रीसेल ऑफ गुड्स बाय सेलर टू अ थर्ड पार्टी। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सेलर है और एक बायर है। सेलर अपनी कार बेच रहा है बायर को, दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है जिसके अंदर बोला गया है कि सेलर जो है बायर को 5 लाख रुपए में एक कार बेचेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर भी दो चीजें होती हैं, एक सेल और दूसरा एग्रीमेंट टू सेल। सबसे पहले बात करते हैं सेल की। सेल के अंदर क्या होगा, सेलर और बायर के बीच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना और कार की ओनरशिप इमीडिएटली बायर के पास ट्रांसफर हो गई। तो यहाँ पर जो सेलर है उसने बायर को बोला कि मैं कल तुम्हें कार दे दूंगा, लेकिन आज शाम को ही सेलर के पास एक थर्ड पार्टी आ गई। कार तो अभी भी सेलर के पास है। थर्ड पार्टी ने कार को देखा और देखकर बोला कि मैं इस कार को 8 लाख रुपए में खरीदने को तैयार हूं, जबकि ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट बना था सेलर और बायर के बीच में, वहां पर सेलर बायर को 5 लाख रुपए में कार बेच रहा था, लेकिन यहाँ पर ये थर्ड पार्टी 8 लाख रुपए में खरीदने को तैयार है। तो सेलर के मन में लालच आया और सेलर ने शाम को ही ये कार थर्ड पार्टी को बेच दी 8 लाख में। तो ये तो हो गया हमारा सेल का एग्जाम्पल। अब अगर बात करें एग्रीमेंट टू सेल की, तो एग्रीमेंट टू सेल के अंदर सेलर और बायर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है जिसमें सेलर बायर को बोलता है कि मैं तुम्हें इस कार की ओनरशिप 1 महीने बाद ट्रांसफर करूंगा। दोनों के बीच 5 लाख का ही कॉन्ट्रैक्ट बना है, कार 5 लाख रुपए में बेची जा रही है। लेकिन अब होता क्या है कि इस 1 महीने से पहले एक थर्ड पार्टी सेलर के पास आती है और आकर बोलती है कि मैं 10 लाख रुपए में ये कार खरीदने को तैयार हूँ। तो सेलर जो है इस कार को थर्ड पार्टी को 10 लाख रुपए में बेच देता है। सेलर लालची है, उसने बेच दिया। तो यहाँ पर हमारे दो केस बने, एक सेल और दूसरा एग्रीमेंट टू सेल। लेकिन दोनों ही केस में क्या हुआ, सेलर ने गुड्स को रीसेल कर दिया। यहाँ पर नोट में देखो क्या लिखा हुआ है, रीसेल ऑफ गुड्स। सेलर ने गुड्स को रीसेल कर दिया, किसको, टू अ थर्ड पार्टी को। तो चाहे सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो, दोनों ही केस में अगर सेलर और बायर के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद सेलर उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हुए किसी थर्ड पार्टी को गुड्स ट्रांसफर करता है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा। यहाँ पर सेलर ने अपने और बायर के बीच बने हुए कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा, तो ये हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो फिर चाहे सेल का केस हो चाहे एग्रीमेंट टू सेल का केस हो, कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों में ही ब्रीच हुआ है। तो यहाँ पर बायर के पास दोनों ही केस में राइट आएगा कि वो सेलर के अगेंस्ट ब्रीच को लेकर डैमेजेस क्लेम कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। अब अगर बात करें गुड्स की रिकवरी की, अगर सेलर थर्ड पार्टी को गुड्स बेच देता है तो क्या बायर इस थर्ड पार्टी से गुड्स को रिकवर कर सकता है या नहीं कर सकता। तो गुड्स रिकवरी को लेकर हमारे पास दो सिचुएशन बनती हैं। पहला केस, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो थर्ड पार्टी है उसने इस कार को गुड फेथ में खरीदा था कि नहीं खरीदा था। गुड फेथ का मतलब है कि इस थर्ड पार्टी को पता था कि ये कार पहले बिक चुकी है या नहीं पता था। तो हमारा पहला केस आता है कि ये जो थर्ड पार्टी है इसने गुड्स को गुड फेथ में खरीदा, यानी इस थर्ड पार्टी को नहीं पता था कि ये कार पहले बिक चुकी है। तो अगर थर्ड पार्टी ने कार गुड फेथ में खरीदी है तो वहां पर चाहे सेल का केस हो चाहे एग्रीमेंट टू सेल का केस हो, दोनों ही केस में एक बार अगर कार थर्ड पार्टी के पास आ गई तो उसके बाद दोबारा बायर इस थर्ड पार्टी से उस कार को रिकवर नहीं कर सकता। गुड्स कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी। ये जो ओरिजिनल बायर है ये थर्ड पार्टी से कार दोबारा रिकवर नहीं कर पाएगा अगर थर्ड पार्टी ने कार गुड फेथ में खरीदी है। हाँ, लेकिन अगर बायर ने सेलर को कोई एडवांस दे रखा हो तो वो एडवांस तो वापस मिल ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर दूसरी सिचुएशन की बात करें, दूसरे केस में क्या है, अगर थर्ड पार्टी ने कार को गुड फेथ में नहीं खरीदा, यहाँ पर सेलर और थर्ड पार्टी दोनों ही मिले हुए थे। थर्ड पार्टी को पहले से ही पता था कि ये कार पहले बिक चुकी है। थर्ड पार्टी नोइंग अबाउट द रॉन्ग ट्रांजैक्शन नॉट इन गुड फेथ, थर्ड पार्टी ने गुड फेथ में कार नहीं खरीदी। तो उस केस में हमें सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों को अलग अलग करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं सेल की बात करूं, सेल के केस में क्या होता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है इमीडिएटली ओनरशिप बायर के पास ट्रांसफर हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम सेल के कॉन्ट्रैक्ट को देखें, जैसे ही सेलर और बायर के बीच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना था वैसे ही तुरंत ओनरशिप सेलर से बायर के पास ट्रांसफर हो गई थी। तो सेल के केस में इस कार का ओनर कौन बन गया था, बायर। तो ये कार बायर की थी लेकिन सेलर ने इस कार को थर्ड पार्टी को रीसेल कर दिया। तो अब क्या बायर इस कार को थर्ड पार्टी से रिकवर कर पाएगा। तो अगर सेल का केस है तो बिल्कुल ओरिजिनल बायर कैन रिकवर फ्रॉम थर्ड पार्टी, ओरिजिनल बायर थर्ड पार्टी से कार रिकवर कर सकता है। लेकिन यही अगर केस हो जाए एग्रीमेंट टू सेल का, एग्रीमेंट टू सेल के केस में क्या होता है, ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होती। बायर और सेलर के बीच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो हो चुका है लेकिन ओनरशिप 1 महीने बाद ट्रांसफर होगी और इस 1 महीने के बीच में गुड्स का ओनर होता है सेलर। तो सेलर के पास गुड्स की ओनरशिप है तो सेलर जिसको मर्जी चाहे गुड्स बेचे। भले ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका हो सेलर और बायर के बीच में, लेकिन उसके बावजूद
गुड्स की ओनरशिप अभी भी सेलर के पास है और सेलर की अपनी मर्जी है, उसने कार थर्ड पार्टी को बेच दी तो बेच दी। अब एग्रीमेंट टू सेल के केस में ओरिजिनल बायर के पास कोई भी राइट नहीं होगा थर्ड पार्टी से गुड्स को रिकवर करने का। इन द केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल नो सच राइट विद ओरिजिनल बायर। यहाँ पर गुड्स को रिकवर करने का कोई भी राइट नहीं होगा ओरिजिनल बायर के पास। ही कैन ओनली सू फॉर डैमेजेस, वो सिर्फ डैमेजेस रिकवर कर पाएगा। तो समझ में आ गई दोनों सिचुएशन। अब देखना हमें डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो सबसे पहला पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ओनरशिप। सेल के केस में गुड्स की ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होगी, जबकि एग्रीमेंट टू सेल के केस में ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होगी या फिर फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन, कुछ कंडीशन पूरी होने के बाद होगी। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल के केस में एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल के केस में एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सारा काम कंप्लीट हो चुका है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, जबकि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कुछ काम बाकी है, अभी भी ओनरशिप ट्रांसफर होना बाकी है। बाकी एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर आपको और भी जानकारी लेनी है, डिटेल में पढ़ना है, तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 1 पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कवर करा रखा है, उसको जाके पढ़ लेना। तीसरा पॉइंट है बर्डन ऑफ रिस्क। आखिर रिस्क किसका होगा? तो हमेशा ध्यान रखना, रिस्क जो है वो ओनरशिप को फॉलो करता है, जिसकी ओनरशिप होगी रिस्क भी उसी का होगा। रिस्क ऑफ लॉस इज दैट ऑफ बायर। सेल के केस में रिस्क हमेशा बायर का होगा, क्योंकि ओनरशिप भी बायर की होती है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल के केस में ओनरशिप सेलर के पास ही रहती है, तो रिस्क भी सेलर का ही होगा, जिसकी ओनरशिप उसी का रिस्क। तो जिसका रिस्क है लायबिलिटी भी उसी की होगी। सेल के केस में रिस्क बायर का है तो लायबिलिटी भी बायर की होगी, कुछ नुकसान होगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा? बायर करेगा। जबकि एग्रीमेंट टू सेल के केस में लायबिलिटी सेलर की होगी, जिसका रिस्क होगा वही नुकसान की भरपाई करेगा। राइट टू रीसेल की बात करें, सेल के केस में गुड्स की ओनरशिप बायर के पास ट्रांसफर हो जाती है, तो गुड्स का ओनर बायर है, तो यहाँ पर सेलर जो है उसी गुड्स को दोबारा रीसेल नहीं कर सकता। जबकि एग्रीमेंट टू सेल के केस में ओनरशिप सेलर के पास ही रहती है, तो वो जिसको मर्जी चाहे उसको गुड्स बेच दे, तो यहाँ पर सेलर जो है गुड्स को रीसेल कर सकता है किसी अदर पर्सन को। हाँ, बाद में ओरिजिनल बायर डैमेजेस क्लेम कर सकता है, वो अलग बात है, लेकिन सेलर के पास गुड्स को रीसेल करने का राइट होता है। 6th पॉइंट है राइट ऑफ बायर। बायर का राइट कब आएगा? जब सेलर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगा। बायर को चाहिए गुड्स और सेलर को चाहिए पैसा। अगर सेलर बायर को गुड्स नहीं देगा तो बायर सेलर के अगेंस्ट केस कर सकता है और गुड्स की रिकवरी कर सकता है। सेल के केस में बायर के पास जो राइट क्रिएट होता है वो होता है जस इन रेम। जस इन रेम का मतलब है राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। बायर के पास अपने गुड्स को लेकर पूरी दुनिया के अगेंस्ट राइट होता है, कोई भी बायर से उसके गुड्स के राइट को नहीं छीन सकता। अगर सेलर बायर को गुड्स देने से मना करता है तो बायर जो है सेलर के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है और गुड्स की रिकवरी करवा सकता है। या फिर सेलर अगर बायर के अलावा किसी थर्ड पार्टी को गुड्स बेच दे तो उस केस में भी बायर उस थर्ड पार्टी से गुड्स को क्लेम कर सकता है, उस थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकता है, क्योंकि बायर का राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल के केस में बायर का जो राइट होता है उसको हम बोलते हैं जस इन पर्सोनम, यानी राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। और ये पर्टिकुलर पर्सन कौन होता है? सेलर। अगर सेलर बायर को कोई धोखा देता है तो यहाँ पर बायर का राइट सिर्फ सेलर के अगेंस्ट है, बायर सिर्फ सेलर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। अगर सेलर बायर को गुड्स नहीं देगा तो बायर जो है सेलर के अगेंस्ट केस फाइल करेगा। बायर हैज ओनली पर्सनल रेमेडी अगेंस्ट द सेलर। और एग्रीमेंट टू सेल के केस में हमेशा ध्यान रखना, ओनरशिप अभी भी सेलर के पास है, तो सेलर अगर गुड्स देने से मना कर देता है एग्रीमेंट टू सेल के केस में, तो बायर सेलर से जबरदस्ती गुड्स नहीं मांग सकता। सेलर की मर्जी, सेलर के गुड्स हैं, वो देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे तो मत दे। हाँ, लेकिन सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो उसके लिए बायर जो है सेलर के अगेंस्ट डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ डैमेजेस क्लेम करे जा सकते हैं, जबकि सेल के केस में गुड्स की रिकवरी हो सकती है। उसी तरीके से है राइट ऑफ सेलर। सेलर का राइट कब आएगा? जब बायर धोखा देगा। अगर बायर ने सेलर को पैसा नहीं दिया तो सेलर का राइट क्रिएट होगा। अगर बायर ने सेलर को पैसा नहीं दिया, पैसा देने से मना कर दिया, तो सेल के केस में सेलर गुड्स के प्राइस के लिए बायर के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकता है। लेकिन यही एग्रीमेंट टू सेल की बात करें, एग्रीमेंट टू सेल के केस में अगर बायर ने पैसा देने से मना कर दिया, बोल दिया कि मुझे तुम्हारा सामान नहीं चाहिए, तो अभी भी गुड्स का ओनर कौन है? सेलर। सेलर जो है जबरदस्ती बायर को नहीं कह सकता कि मेरा सामान खरीदो और मुझे पैसा दो। तो यहाँ पर अगर बायर पैसा देने से मना करता है, गुड्स का प्राइस देने से मना करता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारा सामान नहीं चाहिए, गुड्स नहीं चाहिए, तो उस केस में सेलर बायर से जबरदस्ती गुड्स का प्राइस रिकवर नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन बायर ने कॉन्ट्रैक्ट तो तोड़ा है, तो उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ही कैन ओनली रिकवर द डैमेजेस। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। इंसॉल्वेंसी का मतलब दिवालिया। यहाँ पर बायर दिवालिया हो गया। अब अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो खतरा किसके लिए है? खतरा सेलर के लिए है। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सेलर डरेगा कि कहीं बायर मेरा पैसा ना डुबो दे,
तो इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर के केस में राइट किसको मिलेगा? राइट मिलेगा सेलर को। तो अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है बिफोर पेइंग द प्राइस, गुड्स का प्राइस बायर ने पे नहीं करा और बायर पहले ही इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में सेलर जो है गुड्स की डिलीवरी करेगा। और किसको करेगा? ऑफिशियल रिसीवर को करेगा। अभी ऑफिशियल रिसीवर कौन होता है? जब भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो इंसॉल्वेंट पर्सन कोर्ट के पास जाता है और कोर्ट जो है उस इंसॉल्वेंट पर्सन के लिए एक ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल असाइनी को अपॉइंट करता है और उसके बाद वो ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी उस इंसॉल्वेंट पर्सन के सारे एसेट को बेचेगा और लायबिलिटी को पे ऑफ करेगा। तो यहाँ पर अगर ऑफिशियल रिसीवर सेलर से गुड्स की डिमांड करता है तो सेलर को ऑफिशियल रिसीवर को गुड्स डिलीवर करने होंगे और सेलर के पास भी राइट है कि वो ऑफिशियल रिसीवर से अपने गुड्स के प्राइस को क्लेम करे। लेकिन यहाँ पर सेलर जो है वो बायर के ऑफिशियल रिसीवर से सिर्फ रेटेबल डिविडेंड ही क्लेम कर सकता है। यहाँ पर सेलर को बायर के ऑफिशियल रिसीवर से गुड्स का पूरा पैसा नहीं मिलेगा। बायर तो इंसॉल्वेंट हो गया और सेल का कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, ओनरशिप बायर के पास ट्रांसफर हो गई, तो बायर का जो ऑफिशियल रिसीवर है वो सेलर से गुड्स की डिमांड कर सकता है। सेलर को गुड्स देने ही होंगे क्योंकि गुड्स का ओनर तो बायर है। अब बात आएगी पैसों की, तो जब पैसा देने की बात आएगी तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया, बायर के पास पैसा नहीं है, तो सेलर को सिर्फ रेटेबल डिविडेंड ही मिलेगा, एक प्रोपोर्शनल अमाउंट मिलेगा, पूरा पैसा नहीं मिलेगा, प्रोपोर्शनल अमाउंट मिलेगा। सेलर जो है बायर से सिर्फ प्रोपोर्शनल अमाउंट क्लेम कर सकता है, रेटेबल डिविडेंड क्लेम कर सकता है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल के केस में अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ओनरशिप अभी भी सेलर के पास है, तो सेलर को पता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया, ये मेरे को पैसा नहीं दे पाएगा, तो यहाँ पर सेलर चाहे तो रिफ्यूज कर सकता है टू डिलीवर द गुड्स टू द ऑफिशियल रिसीवर। सेलर ये कह सकता है कि जब तक मुझे पैसा नहीं दोगे तब तक मैं गुड्स डिलीवर नहीं करूंगा। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर। अब यहाँ पर इंसॉल्वेंट कौन होगा? इंसॉल्वेंट हो जाएगा सेलर। अब सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो डर लगेगा बायर को कि कहीं सेलर मेरे को गुड्स दे या ना दे, क्योंकि सेलर तो इंसॉल्वेंट हो गया। तो अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है और उसने अभी तक गुड्स की डिलीवरी नहीं करी, if the seller become insolvent and goods are still in its possession, goods अभी भी सेलर के पोजीशन में है और बायर पैसा दे चुका है, बायर ने एडवांस में पैसा दे दिया, तो उस केस में बायर के पास राइट है कि वो सेलर के ऑफिशियल रिसीवर से गुड्स को क्लेम कर सकता है। यहाँ पर सेलर इंसॉल्वेंट हुआ है तो कोर्ट सेलर के ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट करेगा। तो सेल के केस में बायर के पास राइट होता है कि वो सेलर के ऑफिशियल रिसीवर से गुड्स की डिमांड कर सकता है, क्योंकि ओनर तो बायर बन चुका है, बिकॉज द ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज पास टू द बायर। जबकि बात करें एग्रीमेंट टू सेल की, तो एग्रीमेंट टू सेल के केस में गुड्स का ओनर अभी भी सेलर ही है, तो अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उस केस में बायर जो है सेलर से गुड्स क्लेम नहीं कर सकता, जबरदस्ती गुड्स नहीं मांग सकता, इफ द बायर हैज पेड द प्राइस। हाँ, लेकिन अगर बायर ने सेलर को कोई एडवांस पे कर दिया है, गुड्स का प्राइस पहले ही पे कर दिया है, तो उस केस में बायर जो है सेलर से सिर्फ रेटेबल डिविडेंड क्लेम कर पाएगा। यहाँ पर सेलर इंसॉल्वेंट हुआ है तो बायर सेलर से सिर्फ रेटेबल डिविडेंड ही मांग पाएगा, तो बायर को सिर्फ प्रोपोर्शनल अमाउंट ही वापस मिलेगा। तो समझ में आ गया, ये हमारा हो गया डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। फोर्थ पॉइंट है इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स और पेरिशिंग ऑफ गुड्स। ये हमें दिया गया है सेक्शन नंबर 7 और 8 के अंदर। इसके अंदर क्या पढ़ना है हमें? डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सब्जेक्ट मैटर है गुड्स, वही डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर पेरिश हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अगर गुड्स ही खराब हो जाए, गुड्स ही डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का इफेक्ट क्या होगा, ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो सेक्शन नंबर 7 कह रहा है हमारा गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। गुड्स पेरिश हो गए कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले। सबसे पहले पेरिश का मतलब देख लेते हैं, पेरिशिंग का मतलब क्या है। तो यहाँ पर नोट देखो, नोट में बता रखा है पेरिशिंग ऑफ गुड्स मींस नॉट ओनली फिजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स but also cover loss by theft or the loss in the commercial value of the goods। तो पेरिशिंग का मतलब सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन से नहीं होता, पेरिशिंग का मतलब लॉस बाय थेफ्ट भी है, पेरिशिंग का मतलब लॉस इन द कमर्शियल वैल्यू ऑफ द गुड्स भी है। अगर गुड्स की कमर्शियल वैल्यू लॉस हो जाए तो उसको भी हम पेरिशिंग ऑफ गुड्स ही कहेंगे। इन सब के एग्जांपल देखेंगे अभी। ये जो सेक्शन नंबर 7 और 8 है ये अप्लाई होता है सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर। अब ये स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले बता रखा है। तो सेक्शन नंबर 7 और 8 सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर लगता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, गुड्स पेरिश हो गए बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही गुड्स पेरिश हो गए। वेयर स्पेसिफिक गुड्स हैज पेरिश्ड और बिकम डैमेज्ड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर। यहाँ पर सेलर की कोई गलती नहीं है, सेलर को नहीं पता कि गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं या फिर पेरिश हो चुके हैं, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो वॉइड हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं इसका। ए एग्रीड टू सेल टू बी 100 बैग्स ऑफ सीमेंट लाइंग इन हिज गोडाउन। ए एग्री होता है कि वो बी को 100 बैग्स ऑफ सीमेंट सेल करेगा और ये 100 बैग्स ऑफ सीमेंट जो है ए के गोडाउन में पड़े हुए हैं। इन फैक्ट दैट सीमेंट हैड ऑलरेडी बीन
destroyed by leakage of water and has been converted into stone। जब ए और बी आपस में एग्री हो रहे थे, इन दोनों को नहीं पता था कि एक्चुअल में जो सीमेंट के बैग्स गोडाउन में पड़े हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं बाय लीकेज ऑफ वाटर। सीमेंट में पानी चला गया जिसकी वजह से सीमेंट स्टोन में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा एग्जांपल है लॉस इन द कमर्शियल वैल्यू। तो अब तो सीमेंट किसी काम का नहीं है, और ये हुआ कब? इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले। पार्टीज के कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो चुका है, और इसके बारे में ना ही बायर को पता है ना ही सेलर को पता है, विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर। तो इस केस में होगा क्या? दिस फैक्ट वाज नॉट नोन टू द सेलर। इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज वॉइड। ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है ए और बी के बीच में, ये वॉइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लो, ए एग्री टू सेल बी a certain horse. It turned out that the horse was dead at the time of the contract. बाद में पता चला कि जब इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस टाइम पर ही या उससे पहले घोड़ा मर चुका था। तो ये जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया था। तो यहाँ पर नाइदर पार्टीज वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट। तो होगा क्या इस एग्रीमेंट का? ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। इस सेक्शन नंबर 7 के अंदर पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। ऐसा ही एक टॉपिक हमने पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। जब हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने पढ़ा था इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का केस। दो टाइप की इम्पॉसिबिलिटी होती है, एक इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और दूसरी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 7 बात करता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी की। इस सेक्शन के बारे में अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 10 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जाके देख सकते हो। वहां पर मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सेक्शन नंबर 7 आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 8 की, जहां पर हमें बोला गया है गुड्स पेरिश बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। यहां पर गुड्स पेरिश कब होंगे? बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर दो चीजें आती है, एक एग्रीमेंट टू सेल और दूसरा सेल। जब हम एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पर फ्यूचर में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, और जिस टाइम पर ओनरशिप ट्रांसफर होती है उस टाइम को हम बोलते हैं कि आपका एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट अब सेल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि ये जो टाइम गैप होता है एग्रीमेंट टू सेल से सेल में कन्वर्ट होने का, इस टाइम पीरियड के बीच में अगर आपके गुड्स पेरिश हो जाएं तो उस केस में क्या होगा? वेयर स्पेसिफिक गुड्स हैड पेरिश्ड और बिकम डैमेज्ड विदाउट द फॉल्ट ऑफ द सेलर और बायर। यहाँ पर भी ना सेलर की गलती है और ना ही बायर की गलती है, लेकिन उसके बावजूद आपके जो स्पेसिफिक गुड्स हैं वो पेरिश हो गए, डैमेज हो गए। आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल इज मेड एंड बिफोर द रिस्क पास टू द बायर। एग्रीमेंट टू सेल होने के बाद गुड्स पेरिश हुए हैं, लेकिन सेल होने से पहले इस बीच में जो टाइम गैप होता है उस टाइम गैप के अंदर गुड्स का ओनर सेलर होता है। तो यहाँ पर गुड्स के ऊपर जो रिस्क है वो पास नहीं हुआ अभी बायर के पास, उससे पहले ही गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में बायर और सेलर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वॉइड हो जाएगा, और जो नुकसान होगा वो किसका होगा? वो सेलर का ही होगा। सीधी बात है, जिसकी ओनरशिप उसी का लॉस। लास्ट क्लास में हमने देखा था रिस्क फॉलोज ओनरशिप। इसका एग्जांपल देखते हैं। एन एग्रीमेंट टू सेल अ कार आफ्टर 1 मंथ। एक एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है कि 1 महीने बाद कार सेल होगी। इफ द कार इज डिस्ट्रॉय और डैमेज इन इंटरवीनिंग टाइम, अगर कार जो है इस 1 महीने के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उस केस में आपका जो ये एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, ये हमारा एक केस लॉ है 1880 का। इस केस में क्या हुआ था? ए डिलीवर्ड अ हॉर्स टू बी फॉर ट्रायल फॉर 8 डेज। ए बी को एक हॉर्स डिलीवर करता है ट्रायल के लिए। कितने दिन? 8 दिन के लिए। इट वॉज एग्रीड दैट द सेल वुड बी कंप्लीटेड इफ द हॉर्स वॉज फाउंड सुटेबल फॉर बीस पर्पस। तो ये दोनों आपस में एग्री करते हैं कि ए बी को 8 दिन के लिए ट्रायल के लिए हॉर्स देगा, और अगर हॉर्स बी के लिए सुटेबल हुआ तो बी इस हॉर्स को खरीद लेगा और इनके बीच सेल कंप्लीट मान ली जाएगी। द हॉर्स डाइड ऑन द 3rd डे। हॉर्स जो है वो तीसरे दिन मर गया विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ आइदर पार्टी। लेकिन किसी भी पार्टी का कोई भी फॉल्ट नहीं था। तो एग्रीमेंट ऑफ सेल हो गया ए और बी के बीच में। 8 दिन बाद अगर घोड़ा बी को पसंद आ जाता तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती, 8 दिन बाद सेल हो जाती। लेकिन उससे पहले ही उस बीच के टाइम पीरियड में घोड़ा मर गया और किसी भी पार्टी की कोई भी गलती नहीं है। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ए कुड नॉट रिकवर द प्राइस फ्रॉम बी। ए जो है बी से किसी भी तरीके का कोई भी प्राइस रिकवर नहीं कर पाएगा। तो समझ में आ गया, यहाँ पर किसी भी पार्टी का फॉल्ट नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो कि गुड्स डिस्ट्रॉय हो ड्यू टू फॉल्ट ऑफ सेलर और बायर, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और उसमें या तो सेलर की गलती है या बायर की गलती है, तो उस केस में जो पार्टी एट डिफॉल्ट होगी, जिसकी गलती होगी, वो पार्टी लायबल होगी अदर पार्टी को डैमेजेस पे करने के लिए। पार्टी एट डिफॉल्ट विल लायबल टू पे डैमेजेस टू द अदर पार्टी। तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, इसको देखो। मैंने आपको बताया था कि जो सेक्शन नंबर 7 और 8 है वो सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर अप्लाई होंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो अनएसर्टेन गुड्स होते हैं,
अब ये अनसर्टेन गुड्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो जो अनसर्टेन गुड्स होते हैं उनके ऊपर ये सेक्शन 7 और 8 अप्लाई नहीं होंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल होता है अनसर्टेन गुड्स को लेकर और उस अनसर्टेन गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं माना जाएगा। देन द कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट बिकम वॉइड even if the entire stock of goods is destroyed and the parties remain liable to fulfill their obligation। तो अगर चाहे क्यों ना एंटायर स्टॉक डिस्ट्रॉय हो जाए सेलर का लेकिन उसके बावजूद कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, जो पार्टीज हैं वो रिमेन लायबल रहेंगी टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन। अब ये क्यों बोला गया? क्योंकि जो अनसर्टेन गुड्स होते हैं वो स्पेसिफिक नहीं होते। ऐसा नहीं है कि अनसर्टेन गुड्स थोड़े बहुत ही पड़े हुए हैं या फिर बायर ने स्पेसिफिक निकलवा के रखे हैं। स्पेसिफिक गुड्स के अंदर तो अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएं तो बायर मना कर सकता है कि मुझे यही वाले गुड्स चाहिए थे, अब ये डिस्ट्रॉय हो गए, मैं दूसरे नहीं खरीदूंगा। लेकिन अनसर्टेन गुड्स के अंदर तो डिसाइड नहीं होता कि कौन से वाले गुड्स बायर को दिए जाएंगे। तो अगर अनसर्टेन गुड्स डिस्ट्रॉय हो भी जाते हैं, चाहे सारे के सारे क्यों ना डिस्ट्रॉय हो जाएं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सेलर अभी भी लायबल रहेगा कि वो कहीं से भी लाकर गुड्स बायर को दे दे। तो हमेशा ध्यान रखना अनसर्टेन गुड्स के केस में कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होता, फिर चाहे सेलर का एंटायर स्टॉक ही क्यों ना जल जाए। इसका एग्जांपल देखो, X agreed to sell Y 10 bags of wheat out of 100 bags lying in his godown and the bags in the godown was totally destroyed by fire. The contract does not become void. X must supply 10 bags of wheat और pay damages for the breach। तो यहाँ पर ये अनसर्टेन गुड्स को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। X के गोडाउन में आग लग गई और X का सारा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन उसके बावजूद आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइड और X अभी भी लायबल रहेगा कि वो Y को 10 बैग्स ऑफ व्हीट सप्लाई करे। अगर X Y को 10 बैग्स ऑफ व्हीट सप्लाई नहीं कर पाता तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रीच माना जाएगा और यहाँ पर X Y को डैमेजेस पे करेगा। तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, 1-2% चांस होते हैं कि इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप तैयार करके जाना, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। तो अब पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट, एसर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, सेक्शन नंबर 9 एंड 10। यहाँ पर हम प्राइस निकालना सीखेंगे। इसके लिए हमें 2 सेक्शन दे रखे हैं, सेक्शन नंबर 9 और 10। हमें पता है कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं तो वहां पर प्राइस वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट होता है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर प्राइस मिसिंग है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो ही नहीं सकता। तो प्राइस इज एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। प्राइस मींस द मॉनेटरी कंसिडरेशन फॉर सेल्स ऑफ गुड। हमने सेक्शन 2 क्लॉज 10 में देखा था कि प्राइस का मतलब है मॉनेटरी कंसिडरेशन। आप बार्टर सिस्टम से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर मॉनेटरी टर्म्स में प्राइस होना बहुत जरूरी है। अब ये प्राइस इंपॉर्टेंट तो बहुत है, लेकिन आखिर ये कैलकुलेट कैसे करा जाएगा, कैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हम प्राइस को डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए हमें सेक्शन नंबर 9 में 4 मोड्स बता रखे हैं, 4 मोड्स बता रखे हैं ऑफ एसर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। 4 तरीके हमारे पास प्राइस निकालने के। द प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी, पहला तरीका है फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अगर पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में ही प्राइस को फिक्स कर लें, सपोज ए और बी दो पार्टीज हैं, ए बी को अपनी कार सेल कर रहा है 10 लाख रुपए में, यहाँ पर पार्टीज ने 10 लाख रुपए प्राइस फिक्स कर लिया और पहले ही अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया। तो पार्टीज ऐसा भी कर सकती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही प्राइस को फिक्स कर लें और कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस लिख दें। नीचे एक नोट दे रखा है, ये हमारा केस लॉ है 1856 का। इस केस में जजमेंट क्या आया था, वेयर एन अल्टरनेटिव प्राइस इज फिक्स्ड द एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो एज इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ वेगर। तो अगर जब कभी भी पार्टीज ऑल्टरनेट प्राइस फिक्स करेंगी, ऑल्टरनेट प्राइस का मतलब ए बी को कार बेच रहा है और बोल रहा है कि तू इसके 8 लाख दे दियो या फिर 10 लाख दे दियो, यहाँ पर एक प्राइस डिसाइड नहीं करा, 8 लाख या 10 लाख, पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 प्राइस लिख रहे हैं, ऑल्टरनेट प्राइस लिखा जा रहा है। तो उस केस में ये जो ऑल्टरनेट प्राइस का एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, ऑल्टरनेट प्राइस नहीं लिख सकते, एक पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड करना होगा। ये बात हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देखी थी कि प्राइस मस्ट बी सर्टेन, अनसर्टेन प्राइस नहीं चलेगा। दूसरा तरीका है एग्रीड टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्राइस नहीं लिख रही, लेकिन प्राइस डिसाइड करने का मैनर लिख रही है, वो तरीका बता दिया जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का प्राइस डिसाइड होगा। तो अब कौन कौन से मैनर हो सकते हैं? तो ये हो सकता है कि पार्टीज जो है आपस में एग्री कर दें कि जिस दिन गुड्स डिस्पैच होंगे उसी दिन का प्राइस बायर सेलर को पे करेगा। The parties may agree that buyer would pay market price on the day of dispatch। तो डिस्पैच वाले दिन का प्राइस भी डिसाइड हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पार्टीज आपस में ये डिसाइड कर लें कि जो हमारे गुड्स का प्राइस है वो कोई थर्ड पार्टी डिसाइड करेगी। अगर पार्टीज आपस में एग्री हो जाते हैं, दोनों पार्टीज आपस में कंसेंट देते हैं और एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट करते हैं कि ये थर्ड पार्टी हमारे लिए गुड्स का प्राइस डिसाइड करेगी, तो उस केस में थर्ड पार्टी को ही गुड्स का प्राइस डिसाइड करना होगा। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है कोई एक्सपर्ट होगा
कोई ऐसा पर्सन होगा जो गुड्स के बारे में जानकारी रखता है, तभी तो उस पर्सन को प्राइस डिसाइड करने के लिए अपॉइंट करा जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्राइस को लेकर मैनर लिखा जा सकता है कि कौन से मैनर में प्राइस डिसाइड होगा। थर्ड है हमारे पास डिटरमाइंड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। कोर्स ऑफ डीलिंग से भी प्राइस को डिसाइड करा जा सकता है। कोर्स ऑफ डीलिंग का मतलब अगर एक बायर है और एक सेलर है और ये दोनों मिलकर कई सालों से आपस में डील कर रहे हैं, तो इन्होंने कोई तो तरीका डिसाइड करा होगा, कोई तो इनका प्रीवियस मैनर होगा जिस मैनर में ये प्राइस डिसाइड करते होंगे, तो वही प्रीवियस मैनर ही हमारा कोर्स ऑफ डीलिंग कहलाएगा। इफ द बायर हैज बीन प्रीवियसली पेइंग टू अ पर्टिकुलर सेलर द प्राइस प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर, अगर बायर और सेलर ने आपस में मिलकर ये एग्री कर रखा है, प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से बायर और सेलर हमेशा से ऐसा ही करते आ रहे हैं कि बायर जो है जिस दिन ऑर्डर प्लेस करा जाता है उसी दिन का प्राइस पे करेगा, तो फिर उस केस में वो जो ऑर्डर वाले दिन का प्राइस है वो आपका कोर्स ऑफ डीलिंग कहलाएगा। द कोर्स ऑफ डीलिंग सजेस्ट दैट इन सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन, कोर्स ऑफ डीलिंग सजेस्ट करेगा कि आप सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन में भी डेट ऑफ ऑर्डर का ही प्राइस डिसाइड करोगे और बायर वही प्राइस पे करेगा। इन सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन आल्सो द प्राइस एज ऑन द डेट ऑफ प्लेसिंग विल बी पेड। तो कोर्स ऑफ डीलिंग भी हमारे पास एक तरीका है जिससे प्राइस डिसाइड हो सकता है। अब अगर मान लो पार्टीज ने पहला भी तरीका नहीं लगाया, दूसरा भी नहीं लगाया, तीसरा भी नहीं लगाया, तीनों में से कोई भी तरीका नहीं लगाया, तो फिर यहाँ पर चौथा मोड बचता है रीजनेबल प्राइस। इफ द प्राइस कैन नॉट बी फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस विद द अबव प्रोविजन, अगर ऊपर दिए गए तीनों में से कोई भी तरीके से पार्टीज प्राइस नहीं निकालती, तो फिर यहाँ पर चौथा मोड है रीजनेबल प्राइस। तो फिर इस केस में आप रीजनेबल प्राइस पे कर दो। अब ये रीजनेबल प्राइस क्या होता है? व्हाट इज अ रीजनेबल प्राइस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच पर्टिकुलर केस। अब ये जो रीजनेबल प्राइस है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, केस टू केस डिपेंड करता है, हर केस में रीजनेबल प्राइस अलग हो सकता है। लेकिन अगर हम जनरली बात करें, ऑर्डिनरली बात करें, तो मार्केट प्राइस वो भी डेट ऑफ सप्लाई वाला हमारा रीजनेबल प्राइस कहलाता है। तो समझ में आ गया, ये हमारा सेक्शन नंबर 9 हो गया। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 10। जो सेक्शन नंबर 10 है वो सेक्शन नंबर 9 के ही सेकंड पॉइंट को कंटिन्यू कर रहा है। सेक्शन नंबर 9 के सेकंड पॉइंट में लिखा था कि पार्टीज जो हैं किसी थर्ड पार्टी को भी अपॉइंट कर सकती हैं प्राइस डिसाइड करने के लिए। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 10 कह रहा है कि अगर पार्टीज ने किसी थर्ड पार्टी को डिसाइड करा था कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस डिसाइड करने के लिए, और वो जो थर्ड पार्टी है उस थर्ड पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस फिक्स करने से मना कर दिया, या फिर वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस फिक्स नहीं कर पाई, तो उस केस में उस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अब उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन फिक्सेशन ऑफ प्राइस बाय थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी ने प्राइस फिक्स नहीं करा। तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहला है इफ द थर्ड पार्टी फेल्स टू मेक वैल्यूएशन, अगर थर्ड पार्टी प्राइस को वैल्यू नहीं कर पाती, वैल्यूएशन में फेल हो जाती है, तो उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। हाउएवर if the buyer has received and appropriated the goods or any part thereof, he becomes bound to pay reasonable price। अब कॉन्ट्रैक्ट तो आपका वॉइड हो गया, और अगर इस बीच में बायर ने सेलर से कोई भी गुड्स रिसीव करा हो या फिर कोई गुड्स का पार्ट ही रिसीव करा हो, तो उस केस में बायर लायबल होगा कि वो एक रीजनेबल प्राइस उस गुड्स का सेलर को पे कर दे, क्योंकि यहाँ पर प्राइस तो डिसाइड नहीं हुआ। जब प्राइस डिसाइड नहीं करा थर्ड पार्टी ने, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि बायर जो है सेलर को रीजनेबल प्राइस पे कर दे। एग्जाम्पल देख लो इसका, यहाँ पर P is having 2 bikes, P के पास 2 बाइक्स हैं, he agrees to sell both the bikes to S at a price to be fixed by the Q। यहाँ पर P जो है एग्री होता है कि वो S को अपनी दोनों बाइक सेल करेगा, और इन बाइक्स को सेल करने का जो प्राइस है वो डिसाइड करेगा Q। Q एक थर्ड पार्टी है जिसको P और S ने मिलकर अपॉइंट करा है। He gives delivery of one bike immediately, P ने S को अपनी एक बाइक इमीडिएट डिलीवर कर दी, प्राइस अभी डिसाइड नहीं हुआ, Q रिफ्यूज टू फिक्स द प्राइस, Q ने जो है प्राइस डिसाइड करने से मना कर दिया, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने प्राइस डिसाइड नहीं करा। अब लग जाएगा हमारा सेक्शन नंबर 10, और सेक्शन नंबर 10 क्या कहता है? अगर थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड करने से मना कर दे तो उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। As such, P asked S to return the bike already delivered, while S claimed for the delivery of the second bike too। तो यहाँ पर P ऐसे कह रहा है कि तुम मेरी बाइक वापस करो, जो एक बाइक मैंने तुम्हें डिलीवर कर दी वो तुम मुझे वापस करो, जबकि S P से कह रहा है कि तुम मुझे अपनी दूसरी बाइक भी डिलीवर करो। तो यहाँ पर P S से अपनी पहली बाइक वापस मांग रहा है और S P से उसकी दूसरी बाइक भी मांग रहा है। तो अब इस केस में क्या होगा, किसकी बात मानी जाएगी? तो यहाँ पर हमें सेक्शन नंबर 10 ने क्या बोला है? इन द गिवन इंस्टेंस बायर S शैल पे द रीजनेबल प्राइस टू P फॉर द बाइक ऑलरेडी टेकन। यहाँ पर S जो है P को एक रीजनेबल प्राइस पे करेगा उस बाइक का जो बाइक P S को ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। और बात गई दूसरी बाइक की, तो दूसरी बाइक के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। यहाँ पर अब P को दूसरी बाइक डिलीवर करने की जरूरत नहीं है। एज रिगार्ड द सेकंड बाइक द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड। तो समझ में आ गया। और थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? इफ द थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग वैल्यूएशन बाय द फॉल्ट ऑफ द सेलर और बायर, अगर मान लो थर्ड पार्टी की कोई गलती नहीं है, थर्ड पार्टी को रोका जा रहा है
थर्ड पार्टी तो चाहती है कि वो वैल्यूएशन करे गुड्स का, लेकिन थर्ड पार्टी को प्रिवेंट करता है वैल्यूएशन करने से या तो बायर या फिर सेलर। यहाँ पर बायर और सेलर में से किसी एक का फॉल्ट है जो थर्ड पार्टी को मना कर रहा है वैल्यूएशन करने से। तो उस केस में जो पार्टी नॉट इन फॉल्ट होगा, यानी जिस पार्टी की गलती नहीं है, वो पार्टी सामने वाली पार्टी जिस पार्टी की गलती है उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है और डैमेजेस क्लेम कर सकती है। द पार्टी नॉट इन फॉल्ट मे मेंटेन अ सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द पार्टी इन फॉल्ट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ए एग्रीड टू सेल 100 क्विंटल्स ऑफ व्हीट टू बी एट अ प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय द सी। ए बी को 100 क्विंटल्स ऑफ व्हीट सप्लाई करेगा जिसका प्राइस सी डिसाइड करेगा। तो सी यहाँ पर थर्ड पार्टी है, सी इज विलिंग टू वैल्यू व्हीट and fix the price, लेकिन A by his wrongful acts prevent C from making the valuation of the goods। यहाँ पर A ने जानबूझकर C को रोका, कुछ ऐसा करा जिससे C जो है गुड्स का वैल्यूएशन नहीं कर पाया। तो यहाँ पर पार्टी इन डिफॉल्ट कौन है? A, जिसने C को वैल्यूएशन करने से रोका। तो अब इस केस में जो पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट है, पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट कौन है? बी। बी की तो कोई गलती नहीं है, तो बी जो है वो ए के अगेंस्ट केस करके डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 10। तो हमने सेक्शन नंबर 9 देख लिया, सेक्शन नंबर 10 देख लिया। अब हम देखेंगे अपना 6 पॉइंट, स्टिपुलेशन एज टू टाइम। स्टिपुलेशन का मतलब होता है कंडीशन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर बायर और सेलर मिलकर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्टिपुलेशन लगा सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं टाइम को लेकर। टाइम को लेकर जो है दो तरीके की कंडीशन लगाई जा सकती है। पहली कंडीशन हो सकती है टाइम ऑफ पेमेंट को लेकर, और दूसरी कंडीशन हो सकती है टाइम ऑफ परफॉर्मेंस को लेकर। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो अदर टर्म्स और कंडीशंस होती हैं उनको टाइमली परफॉर्म करने को लेकर कंडीशन लगाई जा सकती है। तो दो तरीके की स्टिपुलेशन हो गई। जो टाइम ऑफ पेमेंट को लेकर स्टिपुलेशन होती है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर एसेंस नहीं मानी जाएगी। एसेंस का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर बायर ने टाइम पर पेमेंट ना करी तो सिर्फ लेट पेमेंट को लेकर सेलर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। इसका एग्जांपल देख लो। ए सेल अ लैपटॉप टू बी विद अ स्टिपुलेशन दैट पेमेंट शुड बी मेड विद इन 3 days। ए ने बी को एक लैपटॉप बेचा और इस कंडीशन के साथ बेचा कि बी जो है 3 दिन के अंदर पेमेंट कर देगा, लेकिन बी ने जो है पेमेंट करने में 7 दिन लगा दिए। 7 दिन के बाद बी ने पेमेंट करी। तो अब इस केस में सिर्फ बी की लेट पेमेंट की वजह से ए जो है कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट को एसेंस नहीं माना गया है, नॉट डीम्ड टू बी एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हाँ, लेकिन लेट पेमेंट को लेकर सेलर जो है वो बायर से डैमेजेस क्लेम जरूर कर सकता है। इफ द पेमेंट इज नॉट मेड इन टाइम द सेलर कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट बट कैन क्लेम डैमेजेस। डैमेजेस क्लेम करी जा सकती है लेट पेमेंट को लेकर, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करा जा सकता। अब ये तो हो गई एक जनरल बात, लेकिन ऊपर एक और बात लिखी गई है, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर बायर और सेलर ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ और बात लिख दी, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशन में ये लिख दिया बायर और सेलर ने मिलकर कि टाइम ऑफ पेमेंट को कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंस माना जाएगा, इंपॉर्टेंट माना जाएगा, तो फिर उस केस में माना जाएगा। तो पार्टीज की इंटेंशन जब तक कुछ और नहीं है, पार्टीज की इंटेंशन जब तक टाइम ऑफ पेमेंट को एसेंस मानने की नहीं है, तब तक टाइम ऑफ पेमेंट को एसेंस नहीं माना जा सकता। ये बात बोली गई है इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर। समझ में आ गया? दूसरा है हमारा स्टिपुलेशन रिलेटिंग टू टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अदर टर्म्स। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो अदर टर्म्स होती हैं उसकी परफॉर्मेंस के टाइम को लेकर भी कंडीशन लगाई जा सकती है। स्टिपुलेशन एज रिगार्ड परफॉर्मेंस ऑफ अदर टर्म्स आर एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट डिपेंड ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो अदर टर्म्स होती हैं उसकी परफॉर्मेंस का टाइम कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंस है या नहीं, ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशन के ऊपर। हर कॉन्ट्रैक्ट अलग तरीके का होता है, हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अलग अलग तरीके की टर्म्स और कंडीशन होती हैं। तो हर एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट देखने के बाद ही हम ये बता सकते हैं, उसकी टर्म्स और कंडीशन को देखने के बाद ही ये बताया जा सकता है कि वो अदर टर्म्स के परफॉर्मेंस का टाइम इंपॉर्टेंट है या नहीं है, एसेंस है या नहीं है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो मर्केंटाइल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मर्केंटाइल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बिजनेस रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो बिजनेस रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिलीवरी ऑफ गुड्स टाइम पर होना बहुत जरूरी है। डिलीवरी ऑफ गुड्स के टाइम को मर्केंटाइल कॉन्ट्रैक्ट में एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। बिजनेस के अंदर गुड्स की डिलीवरी तो टाइम पर होना जरूरी होता है। अगर सेलर गुड्स की डिलीवरी में डिले करता है, विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम गुड्स डिलीवर नहीं करता, तो उस केस में बायर के पास राइट आ जाता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। इफ द सेलर फेल्स टू डिलीवर द गुड्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट entitling the buyer to repudiate the contract, he may not accept the delayed delivery of goods। तो समझ में आ गया? ये हो गया हमारा stipulation as to time। नेक्स्ट है हमारा 7th पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंपेयर्ड विद अदर ट्रांजैक्शंस। यहाँ पर हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को कंपेयर करना है कुछ अदर ट्रांजैक्शन से। अब ये अदर ट्रांजैक्शन जो हैं वो 3 तरीके की होती हैं। पहली है हायर परचेज एग्रीमेंट। अब ये हायर परचेज एग्रीमेंट आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, दो पार्टीज हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। मिस्टर वाई को एक कार खरीदनी है, तो वो जाता है मिस्टर एक्स के शोरूम में। मिस्टर एक्स जो है वो कार का डीलर है। तो यहाँ पर इतनी सारी कारें पड़ी हैं जिसमें से
मिस्टर वाई जो है ये वाली कार को सिलेक्ट करता है और ये कार का जो प्राइस है वो है 6 लाख रुपए, लेकिन मिस्टर वाई के पास अभी सिर्फ 2 लाख रुपए हैं। वाई जो एक्स के पास जाता है और जाकर बोलता है कि मुझे ये वाली कार पसंद आई है लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ 2 लाख रुपए हैं। तो एक्स यहाँ पर बोलता है वाई को कि तुम एक काम करो, ये कार लेकर चले जाओ, अभी सिर्फ 2 लाख रुपए पे कर दो, बाकी जो बचे हुए 4 लाख रुपए हैं वो बाद में धीरे धीरे पे कर देना। तो इन दोनों के बीच ये जो बातचीत हुई और ये जो डील हुई पेमेंट बाद में देने को लेकर, इसको बोला जाता है हायर परचेस एग्रीमेंट। इन दोनों के बीच एक हायर परचेस एग्रीमेंट बन गया जिसमें कार 6 लाख रुपए की थी और वाई ने कार खरीदते समय एक्स को 2 लाख रुपए पे करे। ये 2 लाख रुपए कहलाती है डाउन पेमेंट। जो पेमेंट हायर परचेस एग्रीमेंट बनने के टाइम पर पे करी जाती है वो कहलाती है डाउन पेमेंट। और बचे हुए 4 लाख रुपए वाई जो है एक्स को अगले 4 साल के अंदर दे देगा, यानी हर एक साल में 1-1 लाख रुपए पे करेगा। अब यहाँ पर जो 4 लाख रुपए पे करे जाएंगे वाई के द्वारा एक्स को, उसके ऊपर एक्स जो है इंटरेस्ट भी लगाएगा। सीधी बात है, लेट पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, तो इस बचे हुए 4 लाख रुपए के ऊपर वाई इंटरेस्ट भी पे करेगा। तो ये हो गया एक हायर परचेज सिस्टम। अब यहाँ पर जो है हायर परचेज सिस्टम ने पार्टीज को अलग अलग नाम दिए हैं। मिस्टर एक्स जो कि सेलर है उसको नाम दिया गया है हायर वेंडर, मिस्टर एक्स कहलाएगा हायर वेंडर। और जो मिस्टर वाई है जो कि बायर है वो कहलाएगा हायर परचेजर, या फिर इसका एक और नाम होता है हायरर। मिस्टर वाई को हम हायरर भी बोल सकते हैं। तो यही होता है हमारा हायर परचेज एग्रीमेंट। एक बार इसको देख लेते हैं। हायर परचेज सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच हायरर, या फिर आप हायर परचेजर भी बोल सकते हो। कौन है यहाँ पर? वाई बाइज अ गुड्स फ्रॉम द सेलर। सेलर को हम हायर वेंडर बोलते हैं, एक्स यहाँ पर हायर वेंडर है, बट डज नॉट मेक अ फुल पेमेंट एट वन टाइम। वाई ने एक्स को फुल पेमेंट नहीं करी, however makes a lump sum amount as a down payment and the remaining amount will be paid in installment by the hirer। यहाँ पर एक लमसम अमाउंट पे कर दिया गया जिसको हम डाउन पेमेंट बोलेंगे। 2 लाख रुपए पे कर दिए गए हायर परचेज एग्रीमेंट बनने के टाइम पर, और बचा हुआ पैसा इंस्टॉलमेंट में पे करा जाएगा। इट इज somehow like a installment system, but the major difference in the installment system and the hire purchase system is the time of transfer of ownership। अब एक और सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट सिस्टम। अब ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम लगभग सेम होते हैं, बस इन दोनों के बीच एक डिफरेंस होता है जो कि होता है टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। हायर परचेज सिस्टम के अंदर बायर के पास ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ट्रांसफर होती है। यहाँ पर वाई के पास कार की ओनरशिप जो है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट जब वाई एक्स को पूरा 6 लाख रुपए पे कर देगा तब उसके बाद ट्रांसफर होगी। जबकि इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर बायर के पास गुड्स की ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है। जैसी बायर और सेलर के बीच एग्रीमेंट होता है उसी टाइम पर इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। तो दोनों ही सेम सिस्टम होते हैं, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम, बस टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का फर्क होता है। तो समझ में आ गया? अब देखना है हमें डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। हायर परचेज और सेल के बीच क्या डिफरेंस होता है, लेकिन इसको देखने से पहले हम एक और पॉइंट देख लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर बेलमेंट क्या होता है। अब ये बेलमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। यहाँ पर गुड्स की डिलीवरी करी जाती है फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। इस कंडीशन के साथ डिलीवरी होती है कि जैसे ही वो स्पेसिफिक पर्पस हो जाएगा वैसे ही गुड्स जो है वापस रिटर्न करे जाएंगे। तो इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो यहाँ पर ये एक पर्सन है जिसके पास कार है, इसकी कार खराब हो जाती है तो ये कार को गैराज में लेके जाता है और अपनी कार सही कराने को गैराज वाले को देता है। तो इसने अपनी कार गैराज वाले को दी कार रिपेयर कराने के लिए। तो इसने डिलीवरी ऑफ गुड्स करा फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस करा। कार जैसे ही ठीक हो जाएगी, कार के रिपेयर का पर्पस पूरा हो जाएगा, वैसे ही गैराज वाला इसको कार वापस कर देगा। तो ये रिपेयर एक बेलमेंट का एग्जांपल है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स की डिलीवरी देता है फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, और जैसे ही वो स्पेसिफिक पर्पस पूरा होता है वैसे ही सामने वाला पर्सन पहले पर्सन को गुड्स वापस कर देगा। तो बेलमेंट के केस में हमारे पास पार्टीज के अलग अलग नाम होते हैं। जो पर्सन गुड्स डिलीवर करता है उसको कहते हैं हम बेलर, और जिसको डिलीवरी करी जाती है उसको कहा जाता है बेली। और इन दोनों के बीच बनता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। यही बात यहाँ पर बोली गई है। अ बेलमेंट इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंडीशन दैट, एक कंडीशन लगाई जा रही है, the same goods are to be returned when the purpose is accomplished to the bearer। तो जैसे ही गुड्स को डिलीवर करने का पर्पस पूरा होगा वैसे ही गुड्स जो हैं बेली के द्वारा बेलर को रिटर्न कर दिए जाएंगे, और आर टू बी डिस्पोज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेलर। गुड्स जो हैं बेली बेलर को रिटर्न करेगा या फिर बेलर के डायरेक्शन पर किसी अदर पर्सन को रिटर्न करेगा। सपोज यहाँ पर बेलर ने बेली को कार सही कराने को दी और बेलर कह दे कि कार जो है मेरे दोस्त को दे देना, अभी मेरा दोस्त आएगा उसको कार दे देना। तो यहाँ पर बेलर के डायरेक्शन पे बेली जो है किसी अदर पर्सन को भी गुड्स डिलीवर कर सकता है। अगर हम बेलमेंट का एक और एग्जांपल लें तो आप कपड़े सिलवाने के लिए टेलर के पास जाते हो तो आप अपने कपड़े टेलर को देते हो फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। जैसे ही वो कपड़े सिल जाते हैं, स्पेसिफिक पर्पस पूरा हो जाता है, वैसे ही टेलर आपको कपड़े वापस कर देता है। तो ये भी हमारा बेलमेंट का एग्जाम्पल होता है।
अब डिफरेंस बिटवीन देखें बेलमेंट एंड सेल के बीच में, तो सेल के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू द बायर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद सेल के केस में गुड्स की ओनरशिप सेलर से बायर के पास ट्रांसफर होती है, और कौन सी ओनरशिप होती है? जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है? मैंने आपको बता रखा है, जनरल प्रॉपर्टी के अंदर बायर के पास सारे के सारे राइट ट्रांसफर हो जाते हैं, जबकि बेलमेंट के केस में सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स होता है, यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। पोजेशन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया है, पोजेशन का मतलब होता है कस्टडी। सिर्फ गुड्स की पोजेशन ट्रांसफर होती है फ्रॉम बेलर टू बेली फॉर एनी ऑफ द रीजन। एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड्स ट्रांसफर होते हैं, लाइक सेफ कस्टडी। आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आप अपने नेबर के पास कुछ अपना इंपॉर्टेंट सामान रख के चले जाओ फॉर सेफ कस्टडी, कि जब आप वापस आओगे तो आप उसको ले लोगे। तो सेफ कस्टडी के लिए भी बेलमेंट हो सकता है, रिपेयर के लिए भी बेलमेंट हो सकता है, कैरेज के लिए भी बेलमेंट हो सकता है। आपको गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने, तो आपने कैरेज के लिए गुड्स दिए टेंपो वाले को, जैसे ही डेस्टिनेशन पे गुड्स पहुंच जाएंगे वैसे ही टेंपो वाला आपको गुड्स वापस कर देगा। तो ये भी हमारा बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। और इसके अंदर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उसको कहा जाता है स्पेशल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है ये मैंने आपको बताया हुआ है, जहां पर जो है सिर्फ लिमिटेड राइट्स ट्रांसफर होते हैं। तो बेलमेंट के केस में स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है बेली के पास। दूसरा है रिटर्न ऑफ गुड्स। सेल के केस में गुड्स रिटर्न नहीं हो सकते। एक बार सेल हो गई, बायर के पास ओनरशिप आ गई, उसके बाद बायर गुड्स रिटर्न नहीं कर सकता। द रिटर्न ऑफ गुड्स इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट पॉसिबल। लेकिन बेलमेंट के केस में गुड्स रिटर्न करने होते हैं, जैसे ही स्पेसिफिक पर्पस पूरा हो जाएगा वैसे ही बेली जो है गुड्स को रिटर्न कर देगा बेलर को। तीसरा है कंसिडरेशन। सेल के केस में कंसिडरेशन होना जरूरी है, बिना कंसिडरेशन के सेल तो हो ही नहीं सकती, जबकि बेलमेंट के अंदर कंसिडरेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कंसिडरेशन को लेकर अगर बात करें तो बेलमेंट के अंदर दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, एक होता है ग्रेट्युटोस बेलमेंट और एक होता है नॉन ग्रेट्युटोस बेलमेंट। ग्रेट्युटोस बेलमेंट के अंदर कंसिडरेशन नहीं होती, जबकि नॉन ग्रेट्युटोस बेलमेंट के अंदर कंसिडरेशन होती है। अब ग्रेट्युटोस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी दो टाइप्स हो सकते हैं, एक होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर और दूसरा होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली। अगर पहले बेलर के बेनिफिट की बात करें तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, शहर से बाहर जा रहे हो, और आपने अपने नेबर के पास अपना कोई प्रीशियस आइटम रखवाया, सपोज ज्वेलरी रखवाई, तो उस केस में आपने अपने नेबर के पास सामान रखवाया ना, गुड्स रखवाए, तो जो पर्सन गुड्स की डिलीवरी देता है वो कहलाता है बेलर। और यहाँ पर फायदा किसका है? आपका ही फायदा है। तो ये एक बेलमेंट का एग्जांपल हो गया जिसमें बेनिफिट हो रहा है बेलर का। यही अगर मैं बेनिफिट ऑफ बेली की बात करूं तो सपोज आपसे आपका दोस्त बाइक लेके चला गया कुछ टाइम के लिए, उसको कुछ काम था वो आपसे लेके चला गया। आपका दोस्त आपसे किताब लेके चला गया, तो उस केस में फायदा किसका है? जिसको गुड्स डिलीवर हुए, यानी बेली का फायदा है। तो ऑन द बेनिफिट ऑफ बेली भी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कराया जा सकता है। लेकिन इन दोनों ही केस में, चाहे वो बेलर के बेनिफिट के लो चाहे बेली के बेनिफिट के लो, सामने वाली पार्टी ने आपसे कंसिडरेशन नहीं ली, किसी पार्टी ने कोई कंसिडरेशन नहीं ली, ना ही आपके नेबर ने आपसे कोई कंसिडरेशन ली थी, ना ही आपने अपने दोस्त से कोई कंसिडरेशन ली, तो इसे बोलते हैं हम ग्रेट्युटोस बेलमेंट, जहां पर कंसिडरेशन नहीं होती। जबकि अगर नॉन ग्रेट्युटोस बेलमेंट की बात करें तो यहाँ पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है। नॉन ग्रेट्युटोस बेलमेंट के अंदर दोनों ही पार्टीज का फायदा होता है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है दोनों ही पार्टीज का। अभी हमने एग्जांपल देखा, रिपेयर का एग्जांपल हमारा नॉन ग्रेट्युटोस है, टेलर का एग्जांपल ये भी नॉन ग्रेट्युटोस बेलमेंट का एग्जांपल है। तो समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। अब चलते हैं वापस अपने हायर परचेज और सेल के डिफरेंस बिटवीन पर। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है टाइम ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप। तो ओनरशिप कब पास होगी? सेल के केस में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, जबकि हायर परचेज के केस में गुड्स की ओनरशिप हायरर के पास तभी आएगी जब हायरर जो है लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द हायरर अपॉन पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। सेकंड है पोजीशन ऑफ पार्टी। सेल के केस में बायर की पोजीशन ओनर की होती है, जब सेल हो जाती है तो उसके बाद गुड्स का ओनर बायर बन जाता है। जबकि हायर परचेज के केस में जो हायरर होता है, यानी जो हायर परचेजर होता है, उसकी पोजीशन एज अ बेली होती है, उसके पास सिर्फ गुड्स की पोजीशन है, वो अभी गुड्स का ओनर नहीं है। गुड्स का ओनर तो अभी भी हायर वेंडर है। जब तक हायर परचेजर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना कर दे तब तक जो है हायर परचेजर बेली कहलाता है, जिसके पास सिर्फ गुड्स की पोजीशन है। उसको गुड्स संभाल के रखने हैं और उतने ही ध्यान से संभाल के रखने हैं जितने ध्यान से वो अपने गुड्स को संभाल के रखता। तो हायर परचेज के केस में हायरर जो है वो बेली की पोजीशन पर होता है। थर्ड पॉइंट है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक बार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया तो उसके बाद सेल के केस में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कराया जा सकता। बायर ये नहीं कह सकता कि मैं पैसा पे नहीं करूंगा, बायर को पैसा पे करना ही होगा क्योंकि वो गुड्स का ओनर बन चुका है। जबकि हायर परचेज के केस में बायर जब मर्जी चाहे, बायर कौन है यहाँ पर? हायर परचेजर, यानी जो हायरर है, वो जब मर्जी चाहे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है और हायर वेंडर को गुड्स वापस कर सकता है। हायर परचेजर के पास अगर आगे इंस्टॉलमेंट देने के लिए पैसा नहीं है तो हायर परचेजर जाएगा हायर वेंडर के पास और जाके उसको गुड्स वापस कर देगा, और जितना पैसा उसने पे कर दिया वो कर दिया, आगे फ्यूचर में उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। फोर्थ है हमारा बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। तो अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उस केस में रिस्क किसका होगा? सेलर का। सेलर को डर रहेगा कि मेरा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
तो सेल के केस में गुड्स की ओनरशिप एक बार ट्रांसफर हो गई, बायर एक बार गुड्स का ओनर बन गया, तो सेलर बायर से गुड्स तो वापस नहीं ले सकता। बायर इंस्टॉलमेंट हो जाए तो उस केस में सेलर का रिस्क हो जाता है, सेलर को ये डर लगता है कि बायर जो है मेरा पैसा देगा कि नहीं देगा। जबकि हायर परचेज के केस में अगर बायर जो हायर परचेजर है वो पैसा नहीं दे पाता, इंस्टॉलमेंट हो जाता है, तो वहां पर सेलर का कोई भी रिस्क नहीं है। बायर पैसा नहीं दे पा रहा तो सेलर जाएगा और बायर से गुड्स उठाकर वापस ले आएगा, क्योंकि गुड्स का ओनर अभी भी हायर वेंडर है, यानी जो सेलर है वो है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ टाइटल। सेल में क्या होता है, एक बार सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो गुड्स की ओनरशिप बायर के पास आ जाती है, और उसके बाद बायर जिसको मर्जी चाहे आगे गुड्स ट्रांसफर कर सकता है। बायर के पास खुद एक गुड टाइटल है गुड्स को लेकर, तो बायर जो है आगे जिसको भी गुड्स ट्रांसफर करेगा उसके पास भी गुड्स को लेकर गुड टाइटल ही आएगा। तो बायर जो है जब मर्जी जिसको मर्जी गुड्स ट्रांसफर कर सकता है। जबकि हायर परचेज के केस में जो हायरर है उसके पास अभी ओनरशिप नहीं आई, वो गुड्स को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसके पास खुद गुड्स को लेकर गुड टाइटल नहीं है, तो वो गुड्स को आगे कैसे ट्रांसफर करेगा। तो अगर हायर परचेजर ने गुड्स आगे ट्रांसफर करे, फिर चाहे वो किसी बोनाफाइड परचेजर को ही क्यों ना करे हो, अगर हायरर किसी अदर पार्टी को गुड्स ट्रांसफर करता है तो उस केस में वो अदर पार्टी गुड्स की ओनर नहीं कहलाएगी। अगला है रीसेल। अब जब बायर गुड्स का ओनर बनी गया तो वो जब मर्जी चाहे गुड्स को रीसेल कर सकता है, तो सेल के केस में बायर जो है गुड्स रीसेल कर पाएगा। जबकि हायर परचेजर के केस में बायर गुड्स का ओनर नहीं है तो वो गुड्स को रीसेल नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता, जब तक वो गुड्स का ओनर ना बन जाए। पोजीशन ऑफ द बायर की बात करें, सेल के केस में बायर की पोजीशन ओनर की होती है, जबकि हायर परचेज के केस में बायर की पोजीशन बेली की होती है, और उसके पास ऑप्शन होता है कि वो गुड्स को बाय कर सकता है। तो समझ में आ गया, ये हो गया हमारा सेल और हायर परचेज के बीच का डिफरेंस। तो हमने 2 पॉइंट देख लिए, हायर परचेज और बेलमेंट। अब हमारा एक तीसरा ट्रांजैक्शन रह जाती है जो कि है सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। अब सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर के बीच डिफरेंस क्या होता है, तो सेल के केस में क्या होता है, सेल के केस में गुड्स ट्रांसफर करे जाते हैं, गुड्स बेचे जाते हैं फ्रॉम बायर टू सेलर। A contract of sale of goods is one in which some goods are sold or are to be sold for a price, एक पर्टिकुलर प्राइस पर। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ वर्क एंड लेबर के केस में गुड्स सोल्ड नहीं होते, यहाँ पर गुड्स को नहीं बेचा जाता, यहाँ पर सर्विस को बेचा जाता है, काम को बेचा जाता है। बट वेयर नो गुड्स आर सोल्ड एंड देयर इज ओनली डूइंग और रेंडरिंग ऑफ सम वर्क ऑफ लेबर, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली फॉर वर्क एंड लेबर एंड नॉट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। अगर आप किसी सुनार के पास जाते हो सोना लेकर और उसको जाकर बोलते हो कि मेरे लिए ऑर्नामेंट तैयार कर दे, तो सोना आपने दिया है, गुड्स आपका है, सुनार तो सिर्फ गुड्स को ऑर्नामेंट में कन्वर्ट करेगा, यानी उसकी सिर्फ मेहनत है, लेकिन सोना आपका है, गुड्स आपका है। उसी तरीके से अगर कोई पिक्चर पेंट करता है, व्हेन एन आर्टिस्ट इज आस्क्ड टू पेंट अ पिक्चर, अगर कोई आर्टिस्ट पिक्चर पेंट करता है तो उस केस में भी जो आर्टिस्ट है वो सिर्फ लेबर के तरह काम कर रहा है, एक सर्विस दे रहा है, कोई गुड्स नहीं बेच रहा। तो जिस केस में गुड्स की सेल नहीं होती, सिर्फ काम की सेल होती है, यानी वर्क एंड लेबर की सेल होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड सेल कहलाते हैं। तो समझ में आ गया, तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए आपको। तो ये हमारा 7th पॉइंट खत्म हो गया। अब हमारा एक लास्ट पॉइंट बच गया इस चैप्टर का, पॉइंट नंबर 8, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमें समझना है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे आने वाले चैप्टर्स में भी आएंगी, वहां पर हमें इन्हें और डिटेल में देखना होगा, लेकिन आगे आप कहीं पर अटको ना, इसीलिए थोड़ा बहुत इनके बारे में हम अभी इसी चैप्टर के अंदर जान लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे, डिटेल में हमें इन टर्म्स को आगे पढ़ना ही पढ़ना है। पहला टर्म है हमारा डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या होता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब हो गया वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। गुड्स का पोजेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर होगा, वो भी वॉलंटरी, तो उसको कहा जाएगा डिलीवरी ऑफ गुड्स। यहाँ पर वॉलंटरी ट्रांसफर इंपॉर्टेंट है। एक वैलिड डिलीवरी तभी मानी जाएगी जब गुड्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर होंगे विलिंगली। अगर फ्रॉड के थ्रू पोजेशन ट्रांसफर होता है तो उसको वैलिड डिलीवरी नहीं माना जाएगा, थेफ्ट के थ्रू होता है तो उसको भी नहीं माना जाएगा। तो विलफुल होना चाहिए, फ्रॉड, थेफ्ट, फोर्सफुली इस तरीके से आप पोजेशन ट्रांसफर नहीं कर सकते। और ये भी कहा जाता है कि सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर हो जाने से गुड्स की डिलीवरी नहीं हो जाती, गुड्स की डिलीवरी होने के लिए और भी कई सारी चीजें जरूरी होती हैं। अब यहाँ पर बताया गया हमें मोड्स ऑफ डिलीवरी, 3 तरीके होते हैं गुड्स की डिलीवरी करने के। पहला होता है एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब हो गया आपने फिजिकल डिलीवरी कर दी। एक्चुअल डिलीवरी का एक और नाम होता है फिजिकल डिलीवरी। जब सेलर जो है बायर के पास फिजिकली गुड्स को हैंड ओवर कर देता है तो उसको बोला जाता है एक्चुअल डिलीवरी, फिजिकली हैंड ओवर बाय द सेलर। एग्जांपल इसका देखते हैं, ए एक सेलर है जो मोबाइल हैंड ओवर करता है बी को, बी कौन है, एक बायर, तो यहाँ पर फिजिकल डिलीवरी करी गई मोबाइल की, तो ये तो आसान है। दूसरा है हमारा सिंबॉलिक डिलीवरी। जब गुड्स बल्कि होते हैं, हैवी होते हैं, जहां पर फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती, तो उस केस में डिलीवरी करी जाती है बाय इंडिकेटिंग और गिविंग अ सिंबल। गुड्स डिलीवरी करने के लिए एक सिंबल का इस्तेमाल करा जाता है। Here the goods itself are not delivered, but the means of obtaining possession of goods is delivered. यहाँ पर जो है गुड्स को डिलीवर नहीं करा जाएगा,
गुड्स के पोजीशन ऑब्टेन करने के मींस को डिलीवर करा जाएगा। मींस का मतलब होता है रिसोर्स, एक ऐसी चीज डिलीवर करी जाएगी जिससे बायर जो है गुड्स का पोजीशन ऑब्टेन कर सकता है। इसका एग्जांपल देखते हैं, डिलीवरिंग द कीज ऑफ द वेयर हाउस वेयर द गुड्स आर स्टोर्ड। तो अगर कोई सेलर अपने सारे गुड्स एक पर्टिकुलर बायर को बेच देता है और जो सेलर के गुड्स हैं वो वेयर हाउस में पड़े हुए हैं, तो उस केस में सेलर जो है वेयर हाउस से सारे गुड्स को निकाल कर बायर को फिजिकल डिलीवर ना करते हुए वेयर हाउस की चाबी ही बायर के हाथ में पकड़ा देगा। तो जैसे ही बायर के हाथ में वेयर हाउस की चाबी आई, वेयर हाउस के अंदर के गुड्स का पोजीशन किसके पास आ गया? बायर के पास। तो यहाँ पर जो वेयर हाउस की चाबी है वो है हमारा एक सिंबल, या आप बोल सकते हो वो हमारा एक ऐसा मीन्स है जिससे बायर गुड्स के पोजीशन को ऑब्टेन कर सकता है। उसी तरीके से जब कार परचेज करी जाती है तो सेलर कार को तो बायर के हाथ में फिजिकली डिलीवर नहीं कर सकता, तो सेलर क्या करता है, सेलर कार की चाबी बायर के हाथ में दे देता है। जैसे ही बायर के हाथ में कार की चाबी आई वैसे ही बायर के पास कार का पोजीशन आ गया। तो कार की चाबी देना भी हमारी सिंबॉलिक डिलीवरी कहलाती है। वैसे ही आता है हमारा बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग जो है शिप कंपनी इशू करती है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि गुड्स के पोजीशन का राइट देता है। जिसके पास ये बिल ऑफ लेडिंग होती है वो गुड्स का पोजीशन ले सकता है, यानी गुड्स उसी को देगी शिप कंपनी जिसके पास ये बिल ऑफ लेडिंग होगी। जब भी गुड्स शिप के थ्रू भेजे जाते हैं तो उस टाइम पर गुड्स की लोडिंग करते समय शिप कंपनी सेलर को बिल ऑफ लेडिंग इशू करती है। तो सेलर उस बिल ऑफ लेडिंग को बायर के पास ट्रांसफर कर देता है और जैसे ही शिप से सामान बायर के पास पहुंचेगा, बायर शिप कंपनी को बिल ऑफ लेडिंग दिखाकर सामान उतरवा लेगा और अपने पास ले लेगा। तो बिल ऑफ लेडिंग भी हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा मीन्स है जिससे बायर जो है गुड्स के पोजीशन को ऑब्टेन करता है। उसी तरीके से रेलवे रिसिप्ट होती है। जब रेलवे से सामान भेजा जाता है तो रेलवे कंपनी सेलर को रेलवे रिसिप्ट इशू करती है। सेलर जो है उस रेलवे रिसिप्ट को बायर के पास ट्रांसफर कर देता है, तो बायर जो है रेलवे रिसिप्ट दिखाकर सामान को ऑब्टेन कर सकता है। तो ये हो गया हमारा सिंबॉलिक डिलीवरी। तीसरा है हमारा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के अंदर ना ही फिजिकल डिलीवरी होगी ना ही सिंबॉलिक डिलीवरी होगी। यहाँ पर गुड्स को ट्रांसफर भी करा जाएगा, डिलीवर भी करा जाएगा और गुड्स का पोजीशन भी चेंज नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ गुड्स कैन बी डन विदाउट अ चेंज इन द पोजीशन और कस्टडी ऑफ द गुड्स। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का एक और नाम होता है डिलीवरी बाय अटॉनमेंट। अटॉनमेंट का मतलब हो गया फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पर डिलीवरी कंप्लीट होती है बाय एक्नॉलेजमेंट। इसको एग्जांपल से समझते हैं तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के 3 वेज बता रखे हैं, तो इन तीनों वेज को हम एग्जांपल से समझेंगे। पहला एग्जांपल है, ये एक सेलर है और ये एक बायर है। सेलर ने जो है सुबह सुबह बायर को कुछ गुड्स सेल करे। ये गुड्स सेल करे सेलर ने बायर को, लेकिन बायर सेलर से बोलता है कि मैं इन गुड्स को शाम को आके ले जाऊंगा, शाम तक तू मेरे बिहाफ पे इन गुड्स को होल्ड करके रखना। सेलर बोलता है ठीक है। तो सेलर जो है शाम तक इन गुड्स को बायर के बिहाफ पे होल्ड करके रखता है और इंतजार करता है कि कब बायर आएगा और इन गुड्स को लेके जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेल होने से पहले गुड्स किसके पास थे? सेलर के पास। और सेल होने के बाद भी गुड्स किसके पास है? सेलर के पास। गुड्स की कोई भी मूवमेंट नहीं हुई। यही कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के अंदर होता है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के तीनों ही वेज में गुड्स की कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। ऊपर ये लिखा हुआ था विदाउट अ चेंज इन द पोजीशन और कस्टडी ऑफ द गुड्स। गुड्स की कस्टडी या पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसके बावजूद गुड्स की डिलीवरी हो जाएगी। तो सेल होने से पहले गुड्स सेलर के थे, लेकिन सेल होने के बाद गुड्स बायर के हो गए और सुबह से लेकर शाम तक सेलर ने बायर के बिहाफ पे गुड्स को होल्ड करके रखा हुआ है एज अ बेली। यहाँ पर सेलर जो है बायर का बेली बना हुआ है। यही यहाँ पर बोला गया है वेयर द सेलर आफ्टर हैविंग सोल्ड द गुड्स एग्री टू होल्ड देम एज अ बेली फॉर द बायर। तो ये हमारा पहला वे हो गया। तो ये ऊपर भी यही लिखा हुआ है, सेम है यहाँ पर। तो हमारा पहला वे खत्म हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे को भी एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर देखो एक सेलर है और एक बायर है। ये सेलर की शॉप है जिसमें सेलर अपने गुड्स बेच रहा है। अब घूमते घूमते जो है बायर सेलर की शॉप के सामने से निकलता है, तो सेलर बायर को रोकता है और रोककर बोलता है कि कुछ गुड्स खरीद लो। बायर बोलता है कि नहीं चाहिए। सेलर बायर को बोलता है कि तुम एक काम करो, इन गुड्स को लेकर जाओ, कुछ दिन यूज करो, पसंद आ जाए तो रख लेना, पसंद ना आए तो वापस कर देना। तो बायर कहता है ठीक है। तो सेलर ने बायर को गुड्स दिए ऑन अप्रूवल बेसिस कि अगर गुड्स पसंद आए तो सेल हो जाएगी और अगर नहीं पसंद आए तो बायर सेलर को वापस कर देगा। तो गुड्स की सेल कब होगी? जब बायर गुड्स को अप्रूव करेगा। जब तक बायर इन गुड्स को अप्रूव ना कर दे तब तक बायर के पास गुड्स तो हैं, बायर के पास गुड्स का पोजीशन तो है, लेकिन बायर ने इन गुड्स को सेलर के बिहाफ पे एज अ बेली होल्ड करके रखा हुआ है। अब कुछ टाइम तक बायर ने सेलर के गुड्स को यूज करा और बायर को गुड्स पसंद आ गए, तो बायर ने जो है सेलर को अप्रूवल दे दी और बोल दिया कि मैं इन गुड्स को खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे ही बायर ने अप्रूवल दी वैसे ही सेल हो गई। ये गुड्स अब बायर के हो गए, इन गुड्स का ओनर बायर बन गया। तो गुड्स तो पहले भी बायर के पास थे, सेल होने से पहले भी गुड्स का पोजीशन बायर के पास ही था और सेल होने के बाद भी गुड्स का पोजीशन बायर के पास ही है। गुड्स की कोई भी मूवमेंट नहीं हुई। तो यही यहाँ पर बोला गया है वेयर द बायर हु इज ऑलरेडी इन पोजीशन ऑफ द गुड्स एज अ बेली ऑफ द सेलर।
यहाँ पर बायर के पास गुड्स की पोजीशन पहले से थी, सेल होने से पहले ही गुड्स बायर के पास थे। बायर ने गुड्स को सेलर के बिहाफ पे होल्ड करके रखा हुआ था, बायर सेलर का बेली बना हुआ था। लेकिन सेल होने के बाद आफ्टर दी सेल अब बायर ने गुड्स को होल्ड करके रखा हुआ है एज अ ओनर। अब ये गुड्स बायर के हो गए। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का सेकंड वे हो गया। अब देखते हैं तीसरा वे, इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा एग्जांपल है, एक सेलर है और एक बायर है। सेलर की ये शॉप है जिसमें सेलर गुड्स बेच रहा है। बायर आता है सेलर के पास और आकर 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स खरीदता है। तो सेलर बोलता है बायर से कि गुड्स अभी मेरे पास मेरे शॉप पर नहीं है, लेकिन मेरे वेयर हाउस में अवेलेबल है, तो मैं अपने वेयर हाउस से तुम्हें गुड्स की डिलीवरी करवा देता हूँ, तुम वेयर हाउस में चले जाना और जाकर गुड्स ले लेना। तो सेलर अपने वेयर हाउस कीपर को फोन लगाता है और लगाकर बोलता है कि 100 यूनिट ऑफ गुड्स जो है बायर ने खरीदे, तो बायर जब आएगा तो तुम इन गुड्स को बायर को दे देना। तो यहाँ पर ये वेयर हाउस कीपर है जो कि थर्ड पार्टी है। सेलर ने वेयर हाउस कीपर को फोन लगाकर बता दिया कि 100 यूनिट ऑफ गुड्स अब बायर के हो गए। तो यहाँ पर जो ये वेयर हाउस कीपर है इसने बोला ठीक है, जैसे ही बायर आएगा मैं बायर को ये गुड्स दे दूंगा। तो सेल होने से पहले इस वेयर हाउस में गुड्स किसके थे? सेलर के। ये वेयर हाउस कीपर ने सेलर के बिहाफ पे गुड्स को संभाल के रखा हुआ था, ये सेलर का बेली था। लेकिन अब जब सेल हो गई, 100 यूनिट सेल हो गए, सेल होने के बाद अब ये 100 यूनिट हो गए बायर के, और इस थर्ड पार्टी जो कि वेयर हाउस कीपर है इसने बोला कि मैं इन 100 यूनिट्स को बायर के बिहाफ पे संभाल के रखूंगा, जब बायर आएगा तो इन गुड्स को लेकर चले जाएगा। तो सेल होने के बाद ये 100 यूनिट ऑफ गुड्स बायर के हो गए, जिसको इस वेयर हाउस कीपर ने एज अ बेली ऑफ बायर संभाल के रखा हुआ है। गुड्स का मूवमेंट यहाँ पर भी नहीं हुआ, गुड्स पहले भी वेयर हाउस में थे और सेल होने के बाद भी वेयर हाउस में ही रहे। तो यही यहाँ पर बोला गया है, वेयर अ थर्ड पार्टी। यहाँ पर थर्ड पार्टी कौन है? ये वेयर हाउस कीपर। तो ये थर्ड पार्टी हु होल्ड द गुड्स एज अ बेली फॉर द सेलर। ये थर्ड पार्टी पहले सेलर का बेली बना हुआ था, एग्री एंड एक्नॉलेज होल्डिंग देम फॉर द बायर। इस थर्ड पार्टी ने एग्री करा, एक्नॉलेज करा कि ठीक है ये 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स को मैं अब बायर के बिहाफ पे होल्ड करके रखूंगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा वे। तो यहाँ पर ये हमारे तीनों वे खत्म हो गए। ये हमारा एक और एग्जांपल है इस थर्ड वे का, सेम एग्जांपल है जो अभी हमने समझा, एक बार इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हो गया डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके पास भी ये डॉक्यूमेंट होगा उसके पास गुड्स की पोजीशन होगी, यानी गुड्स का कंट्रोल उसके पास होगा। जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का होल्डर होता है उसके पास ये राइट होता है कि वो जब मर्जी चाहे बड़ी आसानी से अपने इस पोजीशन के राइट को ट्रांसफर कर सकता है। उसको गुड्स के राइट को ट्रांसफर करने के लिए सिंपली डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की डिलीवरी करनी होगी। अगर सपोज एक पर्सन है उसके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, वो चाहता है कि वो बी को अपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर दे, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि वो अपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बी को पकड़ा देगा। जैसे ही बी के पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आएगा, गुड्स की ओनरशिप बी के पास ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर ओनरशिप ट्रांसफर करनी है तो सिर्फ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की डिलीवरी से ही काम चल जाता है। जबकि एक दूसरा टाइप का डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। ये डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल सेम होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की तरह, बस इसके अंदर एक डिफरेंस होता है कि इस डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल के अंदर ओनर का नाम लिखा होता है। जिसके पास भी ये डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल होगा उसका नाम इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा होगा, जबकि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो था उसके अंदर ओनर का नाम नहीं लिखा था। तो ओनर का नाम नहीं लिखा था, उससे फायदा होता था कि सिर्फ डिलीवरी से ही राइट ट्रांसफर हो जाता था। जबकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल के अंदर अगर एक पर्सन को दूसरे पर्सन को अपना ओनरशिप ट्रांसफर करना है तो उसके लिए उसे पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होगा, अपना नाम उस डॉक्यूमेंट से कटवाना होगा और सामने वाले पर्सन का नाम उस डॉक्यूमेंट में एंटर करवाना होगा। इसका एग्जांपल हो सकता है शेयर सर्टिफिकेट। जब भी कोई पर्सन शेयर खरीदता है तो कंपनी उसे शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करती है। शेयर सर्टिफिकेट में शेयर होल्डर का नाम लिखा होता है। अगर शेयर होल्डर को अपने शेयर को ट्रांसफर करना है किसी अदर पर्सन को, तो उसके लिए उसे शेयर सर्टिफिकेट में से अपना नाम कटवाना होगा, कंपनी के पास एप्लीकेशन डालनी होगी और नए बायर का नाम लिखवाना होगा। तो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल के अंदर पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, अ पर्सन हु पोजेसेस अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इज एंटाइटल्ड फॉर पोजेशन और कंट्रोल ओवर गुड्स और टू रिसीव गुड्स फ्रॉम द कैरियर। जिसके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होगा उसके पास राइट होता है गुड्स के पोजेशन का, गुड्स को कंट्रोल करने का और गुड्स को रिसीव करने का। डॉक्यूमेंट होल्डर कैन ट्रांसफर इज राइट टू अनदर पर्सन मेरली बाय एंडोर्समेंट और डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को ट्रांसफर करने का सिंपल तरीका है, या तो सिर्फ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की डिलीवरी से ही राइट ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के पीछे सेलर को बायर का नाम लिखना पड़ेगा और नीचे अपने साइन करने होंगे कि अब मैं इस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को इस बायर को ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो इस नए बायर का नाम लिखना और साइन करने को बोलते हैं हम एंडोर्समेंट। तो कई बार जो है एंडोर्समेंट और डिलीवरी दोनों करनी पड़ती है और कई बार जो है सिर्फ डिलीवरी से काम चल जाता है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है बाय डिलीवरिंग और एंडोर्सिंग इट ओवर टू अनदर विदाउट फिजिकल मूविंग द गुड्स। इसका एग्जांपल हो सकता है बिल ऑफ लेडिंग। मैंने आपको अभी ऊपर बताया था
शिप के केस में शिप कंपनी जो है बिल ऑफ लेडिंग इशू करती है, तो जिसके पास भी ये डॉक्यूमेंट होगा वो गुड्स को रिसीव कर सकता है। उसी तरीके से होता है डॉक वारंट। डॉकयार्ड में जब गुड्स पड़े होते हैं तो डॉक कंपनी जो है डॉक वारंट इशू करती है। जिसके पास डॉक वारंट होता है वो डॉकयार्ड से गुड्स को रिसीव कर सकता है। वैसे ही होता है वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट भी सेम होता है। तो इसके कई सारे एग्जांपल हो गए। एक और एग्जांपल देखो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का, शेयर वारंट। अभी मैंने शेयर सर्टिफिकेट बताया था, शेयर सर्टिफिकेट जो है वो एग्जांपल होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल का। इसको सही कर लेना, यहाँ पर डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल आएगा, जबकि शेयर वारंट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का एग्जांपल है। शेयर वारंट क्या होता है, ये सेम होता है शेयर सर्टिफिकेट की तरह। अगर कोई पर्सन 100 शेयर बाय करता है तो शेयर सर्टिफिकेट के अंदर 100 शेयर भी लिखे होंगे और शेयर होल्डर का नाम भी लिखा होगा, जबकि शेयर वारंट के अंदर सिर्फ 100 शेयर के बारे में लिखा होगा और शेयर होल्डर का नाम नहीं लिखा होगा। तो शेयर वारंट को ट्रांसफर करना भी बहुत आसान है, सेम डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की तरह। अगर शेयर होल्डर का नाम नहीं लिखा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ शेयर वारंट दूसरे पर्सन को दो, वो दूसरा पर्सन उस शेयर का ओनर बन जाएगा। तो समझ में आ गया डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल के बीच का डिफरेंस। तो ये हमारी दो टर्म्स हो गई, एक डिलीवरी ऑफ गुड्स और दूसरा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें बाद में भी पढ़ने हैं आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर, लेकिन अभी मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया ताकि आप आगे कहीं पर भी अटको ना। तो समझ में आ गया। तो इसी के साथ हमारे सेल्स ऑफ गुड एक्ट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो लाइक करके जाना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।